हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन एक ऐसा चैप्टर जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अगर सिविक्स को समझना है, पॉलिटिकल साइंस को समझना है। तो देखिए, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने क्या समझा था, ब्रॉडली अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी के बारे में समझा था, डेमोक्रेसी को पढ़ा था। अब अगर मैं यह कहूं तो ज्यादा एग्जैगरेशन नहीं होगा, लेकिन डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पर टिकी होती है। एक डेमोक्रेसी के अगर पिलर्स की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट पिलर हो जाता है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा हम क्या लेने वाले हैं, रेफरेंस लेने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। यह जो वीडियो है बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें आपको चैप्टर की थीम ही बताऊंगा कि आखिरकार चैप्टर किस बारे में है और हम क्या क्या पढ़ने वाले, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो अगर हम स्टार्ट करें यहां से, देखो कॉन्स्टिट्यूशन प्लस डिजाइन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल और डिजाइन। तो बेसिकली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना इंडियन कंटेक्स्ट में, वो एक कोर कह सकते हैं एस्पेक्ट रहेगा इस चैप्टर की थीम का। साथ ही साथ क्या है, डिजाइन मतलब वही कैसे बना, साथ ही साथ हम साउथ अफ्रीका की स्टोरी को भी पढ़ेंगे। अब अगर चैप्टर को स्टार्ट करें ना, तो चैप्टर में जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना है, तो अगर आप पिछला चैप्टर कनेक्ट करोगे यहाँ पे, देखो क्या होता है ना कि 2-3 तरीके होते हैं पढ़ने के। एक तरीका क्या होता है, बस क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, एग्जाम में लिख के आ गए, नंबर उनको भी मिलना है। दूसरा तरीका ये भी होता है क्या कि हमने जो जितना बुक में लिखा उतना उतना पढ़ लिया, समझ लिया। और तीसरा तरीका ये होता है कि हम पढ़ नहीं रहे, हम जी रहे हैं उस सब्जेक्ट को, ठीक है, हम उस सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो उस तीसरे तरीके के साथ पढ़ना। क्लियर। अब अगर यहां पे जैसे हम देखें तो क्या है कि आप पिछला चैप्टर जो पढ़ के आए उससे जोड़ने की कोशिश करो। हमने डेमोक्रेसी के जो फीचर्स देखे थे उनमें एक फीचर ये भी था ना, क्या कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। जानू पीएफ, रॉबर्ट मुगाबे, ध्यान आया कुछ, जिम्बाब्वे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी का एक फीचर यह भी होता है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होगी ना, वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, सिटीजंस के राइट्स की रिस्पेक्ट करे। क्लियर हुआ। तो उस चीज से अगर रिलेट करें तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज होंगे, सिटीजंस को राइट्स दिए गए होंगे, जैसे हम कहते हैं कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, तभी तो गवर्नमेंट उन फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करती है। तो इस कंटेक्स्ट में क्या है कि डेमोक्रेसी के जो फीचर्स है, जो डेमोक्रेसी है ना, उस डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डेमोक्रेसी का। तो इस कंटेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले हैं, यही चैप्टर की थीम है। उसकी नीड क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे आप देखोगे तो आप फिलोसफी समझोगे, फिलोसफी के साथ साथ में आप देखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन कौन लीडर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, क्या सिचुएशन थी। क्लियर हुआ। प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रिटन रूल्स है, लेकिन इसमें आप जैसे देखोगे तो तमाम चीजें हैं क्या कि वो राइट्स को डिफाइन करता है, गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट लगाता है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े एस्पेक्ट्स हैं, एक बेसिक्स के लिए, एक उस स्टूडेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहा है, एक उस स्टूडेंट के लिए जो क्लास 9 का एग्जाम देने वाला है, आपको बहुत कुछ इस वीडियो में, इस चैप्टर में मिलने वाला है। क्लियर हुआ। तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, जरा टॉपिक्स पे एक बार नजर दौड़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूं मैं इंपॉर्टेंट। तो अभी जो एकेडमिक ईयर चल रहा है 2021-22, तो इसमें क्या है आप देखेंगे तो अफ्रीका वाला जो पार्ट है वो सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया, लेकिन हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ा रहे हो सर ज्यादा, तो कहानी को रिलेट कर पाओगे, मजा आएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो पार्ट है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अपार्थाइड क्या है, नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो साउथ अफ्रीका की जो कहानी है वो हम एक वीडियो में पूरा समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ साउथ अफ्रीका की कहानी हम क्या करने वाले, समझने वाले, उससे रेफरेंस लेंगे और कि क्या दिक्कतें थी और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे दिक्कतों को रिजॉल्व किया, ये सारा सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ रहे हैं, तो सवाल यही है कि इसकी जरूरत क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सेट ऑफ रूल्स नहीं है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं पूरा का पूरा सिस्टम समाया हुआ है, मल्टीपल रीजंस है। तो वो क्या रीजंस है इस टॉपिक में मिलेंगे हमें। फिर अगर हम बात करें मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पार्ट देखो इतना अच्छा है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन स्थितियों में बना, द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बस रात में सोए थे, सुबह सो के उठे, चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इतना आसान नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूस इंस्पिरेशन हमने क्या है ब्रिटिश टाइम पीरियड से लेते आए और आजादी
पाने के बाद तक हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, कौन थे, तो कौन थे में लीडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब वो जो एक एक टॉपिक दिए ना, मतलब एक एक लीडर का आपको फोटो दिया, कुछ कंटेंट दिया, तो वो सारे लीडर्स को हम एक साथ पढ़ लेंगे लीडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में, ठीक है, सारे लीडर्स को हम एक साथ यहां पे पढ़ सकते हैं इस टॉपिक में। फिर क्या है, द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बन गया तो ये कहानी है, अब उस कहानी के पीछे का एसेंस समझे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस फिलॉसफी पर बेस्ड है, ठीक है, किस फिलॉसफी पर बेस्ड है, ड्रीम्स एंड दी प्रोमिसेस। तो ड्रीम्स एंड दी प्रोमिसेस की अगर हम बात करें तो ड्रीम्स एंड दी प्रोमिसेस में क्या आ जाएगा कि हमने जैसे देखा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहीं ना कहीं तो उसमें गांधीयन आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आपको नेहरूवियन आइडियाज भी रिफ्लेक्ट होते देखने को मिलेंगे। तो क्या एस्पेक्ट मतलब कह सकते हैं कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, और किन एक्सपेक्टेशंस को बेहतर तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सारी चीजें आप क्या देखोगे, द ड्रीम एंड द प्रोमिसेस इस टॉपिक में देखोगे। फिर क्या है, फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। तो अब क्या है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इतने सारे आर्टिकल, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे समझा सकते हो सर आप एक चैप्टर में, नहीं है पॉसिबल। लेकिन अगर आप एसेंस की बात करोगे ना, तो एसेंस आपको प्रियम्बल में एक पहले पेज पर कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर आपकी बुक के पहले पेज पर, हर जगह प्रियम्बल दिया रहता है ना, आपको उस पहले पेज से चीजें समझ में जाएगी, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। क्लियर हुआ। फिर क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आइडियाज नहीं है, ठीक है, तो क्या है, कह सकते हो ना कि ख्वाबी पलाव नहीं है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो आइडियाज है, उसमें जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सारे जरूरी है, क्योंकि वो हमारी इंस्टीट्यूशंस को एक डिजाइन देते हैं। तो जुडिशियरी के पास क्या पावर होगी, एग्जीक्यूटिव के पास क्या होगी, लेजिस्लेचर के पास क्या पावर होगी, ठीक है, किस तरह से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को क्या करता है, डिजाइन करता है। तो लास्ट टॉपिक में हम वो पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा मैदान है चैप्टर का, ठीक है। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि किस तरह से आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में। एसेंस समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो से हम साउथ अफ्रीका की कहानी उठाएंगे और यहां से चालू करेंगे चैप्टर। क्लियर है। तो अफ्रीका, अब यहां पे आपको चीजों को कनेक्ट करना है, समझना है। और साउथ अफ्रीका के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, और बीच में आ गया साउथ अफ्रीका। कैसे क्या, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। एंड तक वीडियो को देखना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि साउथ अफ्रीका की स्टोरी हमें यहां पे इसलिए पढ़ना है क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया वो एक रीसेंट एग्जांपल है, ठीक है, 1996 एक रीसेंट एग्जांपल। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कह सकते हैं फ्रेमिंग से अगर उसको कंपेयर करें तो क्यों, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेट 1949 उस टाइम पीरियड में बना था। तो उस हिसाब से एक नया, एक ताजा एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहां पे ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से टेंस्ड सिचुएशंस को क्या कर सकता है, टेंस्ड सिचुएशन में ट्रस्ट डेवलप करवा सकता है, चीजों को आसान कर सकता है। क्लियर है। तो एक बैकग्राउंड पहले समझेंगे, उस बैकग्राउंड से हम क्या है, साउथ अफ्रीका की स्थिति को समझेंगे। क्या होता था कि ये टॉपिक जैसे अगर आप देखेंगे तो अभी क्या है कि एकेडमिक ईयर्स में सिलेबस रिड्यूस होना, इंक्रीज होना, ये सारा सब कुछ चलता रहता है ना। तो 2021-22 वाला जो एकेडमिक ईयर है उस ईयर में यह वाला जो टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्यों, क्योंकि आगे के टॉपिक्स आप पढ़ोगे ना तो उसमें कनेक्ट कर पाओगे, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ते सब चलो, फिर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से क्या आना है क्या नहीं आना है। वो सिलेबस वाला पार्ट अलग है, पढ़ेंगे हम सब कुछ, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पे देखें कि यहां क्या है, एक बैकग्राउंड समझना है। बैकग्राउंड ये है कि नेल्सन मंडेला जो थे, ठीक है, नेल्सन मंडेला कौन, तो जिस तरह से आप महात्मा गांधी को मानते हो ना हमारे देश में, उसी तरह से नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका में माना जाता है। ठीक, तो नेल्सन मंडेला जो है, ही वाज इम्प्रिजन्ड इन 1964 फॉर टियरसन। ठीक है, टियरसन मतलब क्या होता है, देशद्रोह का आरोप लगाया। मतलब आप सोच रहे होंगे कि जिन्हें हम, जैसे हम हमारे लिए जो महात्मा गांधी है, तो वैसे ही साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए कौन है, नेल्सन मंडेला। और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। देशद्रोह का मुकदमा किसने चलाया, तो जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी हमारे यहाँ महात्मा गांधी और दूसरे लीडर्स के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। ये क्लियर है। तो क्या होता है कि इन्होंने साउथ अफ्रीका को आजादी दिलाई है, उस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं। साउथ अफ्रीका के कह सकते हैं इंडिपेंडेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो वाली बात है यहाँ पे। क्लियर हुआ। तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किसने चलाया, तो जो व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका ब्रिटिश कॉलोनी थी, वहां पे जो व्हाइट माइनॉरिटी है, व्हाइट माइनॉरिटी क्या है, तो जैसे इंडिया में भी क्या था, रूल ब्रिटिश का था, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स आके रहे नहीं। साउथ अफ्रीका में ये हुआ कि ब्रिटिशर्स बहुत सारे आके वही सेटल हो गए। ठीक है, वहां पे बहुत सारे ब्रिटिशर्स सेटल हो गए। तो उस हिसाब से क्या है, साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका में आपको क्या देखने को मिलेगा,
कि साउथ अफ्रीका का जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, साउथ अफ्रीका का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, तो वहां पे आपको व्हाइट्स भी देखने को मिलेंगे, ब्लैक्स भी देखने को मिलेंगे। और व्हाइट्स जैसे इंडिया में आपको ब्रिटिशर्स आज नहीं देखने को मिलेंगे, एंग्लो इंडियंस, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा आपको व्हाइट्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये होता है कि ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन 1964 फॉर टियरसन, देशद्रोह का मुकदमा चलाया। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज डियरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजिम इन हिज कंट्री। ठीक है, उनके देश में, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, अपार्थाइड रेजिम चल रहा था। अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड को भी हम यहां पे समझेंगे। ठीक है, साउथ अफ्रीका कहां है ये देख लो, साउथ अफ्रीका ये रहा। तो साउथ अफ्रीका में क्या था? अपार्थाइड रेजिम था। अपार्थाइड मतलब क्या है, अभी के लिए समझाता हूं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है? कि आप स्किन कलर के बेसिस पे क्या कर रहे हो, दो लोगों के बीच में भेदभाव करते हो। क्लियर? हमारे यहां जैसे कास्टिज्म होता है, अनटचेबिलिटी चलती है ना, तो वैसे वहां अपार्थाइड था। फिर क्या है? ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकास मोस्ट डियर्डेड प्रिजन, रॉबिन आइलैंड। ठीक है, अब क्या है, एक इंसान ने अपने जीवन के 28 साल जो है, ठीक है, जेल में काट दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी, जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, माइनॉरिटी वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट, उनके एक सिस्टम के अगेंस्ट में, जिसे अपार्थाइड कहा जाता था। अभी समझाता हूं अपार्थाइड। ठीक है, तो इसी देखो, महान कैसे बनते हो आप? महान आप आपके कर्मों से, आपके विचारों से बनते हो। तो उन्होंने जो कर्म किए ना, क्या किया उन्होंने? देश में वो जो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था उसको खत्म करने के लिए आवाज उठाई। ब्रिटिशर्स ने उठा के उन्हें क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। 28 साल अपने संकल्प के लिए उन्होंने क्या कर दिए? कुर्बान कर दिए, अपने आधा जीवन उन्होंने निकाल दिया, एक तरह से देखा जाए तो। क्लियर हुआ? ये हुआ। उसके बाद में अगर आगे समझे तो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, अपार्थाइड सिस्टम है क्या? तो अपार्थाइड सिस्टम को अगर समझेंगे तो साउथ अफ्रीका में जैसे क्या है कि जब कॉलोनी बनी, ब्रिटिशर्स आके सेटल होते चले गए, व्हाइट जो है कि उनके नंबर बढ़ते चले गए। अब व्हाइट्स बहुत ज्यादा हो गए साउथ अफ्रीका में। ये जो बहुत ज्यादा व्हाइट्स हो गए, तो इनका क्या था, बहुत ज्यादा व्हाइट्स के साथ में एक दिक्कत होने लगी कि उन्होंने फिर सारा अपना दबदबा बना लिया, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। ठीक, और वहां पे एक सिस्टम जो गवर्नमेंट थी, व्हाइट गवर्नमेंट, उसके द्वारा इंपोज कर दिया गया। तो अपार्थाइड वाज अ सिस्टम ऑफ racial discrimination promoted by the white government. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. स्किन कलर के बेसिस पर क्या है, लोगों को डिवाइड कर दिया गया, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। वह सिस्टम जो था वो अपार्थाइड था। क्लियर हुआ? तो यहां पे क्या है, रंग भेद जैसे आप समझेंगे तो कलर के बेसिस पे, स्किन कलर पे व्हाइट और ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। व्हाइट के अलावा जो दूसरे शेड्स में थे, मतलब कलर्ड थे, ठीक है, ब्राउन मुंडे जो इधर से गए थे, उन सभी के बीच में भी क्या होने लगा, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में। द व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन व्हाइट्स, ठीक है, तो जितने भी नॉन व्हाइट्स थे, मतलब वहां पे जैसे इंडियंस थे, इंडियंस के अलावा जो ऐसा था कि जो नेटिव साउथ अफ्रीकन नहीं है, तो उन्हें कलर्ड लेबल कर दिया गया था। तो इन सभी लोगों को, सभी नॉन व्हाइट्स को इंफीरियर की तरह कंसीडर किया जाता था। द नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव द वोटिंग राइट, ना वोटिंग राइट होता था, ना कोई अधिकार होते थे। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली अपार्थाइड रिजिम में क्या होता था, द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। जो ब्लैक थे ना साउथ अफ्रीका में, उन्हें और ज्यादा ऑपरेशन का सामना करना पड़ता था, उन्हें और ज्यादा अत्याचार सहना पड़ते थे। कैसे? तो द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स। हाउ? तो दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन दी व्हाइट एरियाज। तो जैसे साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका में आप क्या देखेंगे कि एरियाज को डिवाइड कर देगा कि यहाँ व्हाइट एरिया है, ये तो व्हाइट्स रहेंगे, ब्लैक एरिया है तो यहाँ ब्लैक्स रहेंगे। ठीक है सर, अपने अपने एरिया तो बांट दिए, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत है, व्हाइट एरियाज जो होते थे तो वहां पे सब कुछ फैसिलिटी होता था, सब कुछ अच्छा होता था। ब्लैक एरिया को अगर आप देखोगे, ठीक है, ब्लैक एरिया को अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या है, कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कमजोर होता था, लोगों को सफर करना पड़ता था ज्यादा। क्लियर हुआ? तो यहां पे समझना है, द सिस्टम, the apartheid system was particularly oppressive for the blacks. How? तो एक क्वेश्चन यहां बन सकता है, क्या बन सकता है कि अपार्थाइड सिस्टम ब्लैक्स के लिए, नेटिव अफ्रीकन्स के लिए कैसे डिस्क्रिमिनेटरी था? तो दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन व्हाइट एरियाज, दे कुड वर्क इन व्हाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। अब क्या होता था ना, देखो दिखती बात है कि मान लीजिए क्या काम करवाना, कोई काम करवाना व्हाइट एरिया में, अगर मान लो कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी भी तरह का काम हो रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, मदद तो ब्लैक्स की लेना पड़ेगी। तो ब्लैक्स की मदद लेना पड़ती थी, तो ब्लैक्स को काम के लिए जाने दिया जाता था, लेकिन काम के लिए भी एक परमिट बनाया जाता था कि बिना परमिट के काम पे नहीं जा सकते हो व्हाइट एरियाज में। क्लियर हुआ? फिर और क्या है, ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट वर ऑल सेपरेटेड फॉर दी व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो सारी पब्लिक प्लेसेस जो थी उन्हें सेपरेट कर दिया, ब्लैक्स के लिए अलग, व्हाइट्स के लिए अलग। ब्लैक्स के लिए एकदम चकाचौंध सब कुछ बढ़िया, ब्लैक्स के लिए कुछ भी नहीं। तो इस तरह से क्या है कि इस पॉलिसी को सेग्रीगेशन, पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता था, जिसके चलते क्या करती कि सारी पब्लिक फैसिलिटीज को ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में बांट के रख दी। ये एक और अत्याचार था। ठीक है, तो ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में क्या, सारी पब्लिक फैसिलिटीज को भी उन्होंने सेपरेट कर दिया।
blacks could not even visit the churches where the whites worshipped. तो places of जैसे अब ये public place में आ जाएगा ना, places of worship जो होते हैं, तो वहां पे भी क्या है, blacks वहां नहीं जा सकते थे, उन चर्चों में नहीं जा सकते थे जहां पे व्हाइट जा रहे हैं। क्लियर है? ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट। अब इतना तो है ही है, इसी के साथ साथ में आप आवाज भी नहीं उठा सकते हो, आवाज नीचे, उस तरह का कंसेप्ट पूरा यहां पे चल रहा था। ठीक है, पूरा का पूरा उस तरह का सिस्टम आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो जैसे अगर आप ये देखोगे भी, ये जो इमेजेस दिए हैं तो इनसे आप क्लियर कर सकते हो। अ साइन बोर्ड एम्ब्लेमेटिक ऑफ द, एम्ब्लेमेटिक मतलब सिंबॉलिक ऑफ द टेंस रिलेशंस ऑफ अपार्थाइड एरा। ठीक है, तो आप जैसे देखो क्या लिखा, नेटिव्स इंडियंस कलर्ड्स। ठीक है, तो इंडियंस भी जैसे आप देखेंगे तो महात्मा गांधी जब गए थे तब उन्हें भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। तो नेटिव्स इंडियंस कलर्ड्स, इफ यू एंटर दीज प्रीमाइसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। मतलब अगर घुस गए यहाँ पे तो अगले दिन क्या हो जाओगे, लापता हो जाओगे, मतलब मार दिए जाओगे, सिंपल। तो ये दिखा रहा है कि जो टेंस्ड रिलेशन था ब्लैक और व्हाइट के बीच में। उसके अलावा इधर देखोगे तो यहाँ 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में, अफ्रीकानाज में और जुलू लैंग्वेज है वहां पे अफ्रीका में। तो आप जैसे आप देखोगे तो ये 3 लैंग्वेज में अलग अलग लिखा है, तीनों लैंग्वेज में एक ही चीज लिखी है, सिटी ऑफ डरबन। Under section 37 of the Durban Beach bylaws, this bathing area is reserved for the sole use of members of the white race group। तो सिर्फ white race group के लोग यहाँ नहा सकते हैं, बाकी और कोई आया तो आपके साथ क्या होगा आपको भी नहीं पता है। तो इस तरह से क्या, इस तरह से स्ट्रिक्ट सेपरेशन था, स्किन कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन था, पब्लिक प्लेसेस में आपको सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा, ये स्थिति थी। और पर्टिकुलरली ब्लैक्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था। यहां तक कहानी समझ में, यहां तक बैकग्राउंड समझ में आया। नेल्सन मंडेला जो है वो एक मतलब इसी सिस्टम के अगेंस्ट में अपोज कर रहे थे, इसी सिस्टम को अपोज कर रहे थे, और इसीलिए वो नेशनल हीरो बनते, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या थी जिससे पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका परेशान था। इनफैक्ट कुछ व्हाइट्स जो थे उन्हें भी लगता था कि इतना सिस्टम ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन बस वही कि कह सकते हैं कि व्हाइट मैंस बर्डन वाला जो काम था ना, कि नहीं हम तो व्हाइट है, हम सुपीरियर है, बाकी सब इन्फीरियर है। यूरोपियन के जो मतलब यूरोपियन नेशंस, पर्टिकुलरली ब्रिटेन की बात करते हैं, उनको ऐसे ही लगता था। क्लियर हुआ? इंडिया में भी यही थोड़ा सा था कि इंडियंस को इन्फीरियर मान के चलते थे वो। क्लियर हुआ? तो ये डिस्क्रिमिनेशन था और ये बहुत लेट तक चला। देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया बहुत अलट पलट हो गई है। तो हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंस पा ली, हम व्हाइट्स के बराबर आ गए एक तरह से, ऐसा देखा जाए तो। ऐसा नहीं कि हम पीछे हैं, लेकिन उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इंडियंस भी इंडियंस हैं। लेकिन यहां तो आप जैसे देखोगे तो 1994 तक ये कहानी चलती रही। ठीक है, तो दर्शाती है कि कितना लोगों ने सफर किया होगा। क्लियर हुआ? अब आगे देखो क्या है। तो अब ये जो पूरी स्थिति थी, तो सवाल आया होगा आपके मन में कि लोगों ने आवाज नहीं उठाई, कैसे उठाते, मारते पीटते वहां पे बहुत ज्यादा। ठीक है, एसोसिएशन बनाना अलाउ नहीं था ना। लेकिन 1950s के टाइम पीरियड तक देखोगे आप तो क्या होता है, एएनसी बनती है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब सोच रहे होंगे कांग्रेस ने वहां भी ब्रांच खोल दी एक, वाली कांग्रेस नहीं है अपनी वाली। ठीक है, जैसे कांग्रेस का मतलब भी क्या होता है, संगठन होता है। क्लियर हुआ? कांग्रेस वर्ड लिटरल मीनिंग ये, तो इसलिए आप देखोगे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज वर्ल्ड वाइड कांग्रेस का टैग लेके चलती है अपने साथ। क्लियर हुआ? तो वैसे ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनती है और उसने इस अपार्थाइड रिजीम को खत्म करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। क्लियर है? तो कैसे, सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. The African National Congress ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंस 1950s अगर आप जैसे देखोगे तो किसने मूवमेंट लॉन्च किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। प्रोटेस्ट वगैरह करते थे, स्ट्राइक करते थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो था तो एक एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन गया, छाता लेके चलता था ऐसा। एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि उसके अंदर जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सब आ जाते थे। सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर क्या करती थी, संगठन में शक्ति है तो एक साथ संगठित होकर क्या करती थी, इंडिपेंडेंस के लिए, अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करने के लिए प्रयास करती थी। क्लियर हुआ? अब आपके मन में सवाल ये भी आएगा, सर खत्म हुआ खत्म, लेकिन कैसे? तो देखो शुरुआत में तो व्हाइट माइनॉरिटी जो थे ना, दे वर रिलक्टेंट टू गिव द इंडिपेंडेंस, या फिर दे वर रिलक्टेंट टू गिव द स्टेटस को। मतलब वो ऐसा सिस्टम था कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, व्हाइट्स डोमिनेट करेंगे मतलब करेंगे, ब्लैक्स को सफर करना है मतलब करेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का कोई उनको छूट नहीं दी जाएगी। तो शुरुआत में व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट को ऐसा लगता था ऐसे कैसे राइट्स दे दे हम इन्हें। ठीक, लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट तेज होते चले गए तो एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. ठीक है, फिर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अब ज्यादा लंबे समय तक हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, हम ज्यादा लंबे समय तक इस प्रोटेस्ट को रोक नहीं पाएंगे। समझ में आ जाता है ना कि किसी ना किसी दिन हमारा तख्ता पलटा ही देंगे, तो इससे बेहतर क्या है कि हम इनको थोड़ी सी आजादी दे दे। तो ये जो प्रोटेस्ट तेज होता चले गया, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट बहुत सीधा सा ये हुआ, देखो। तो व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द प्रोटेस्ट बाय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? तो द साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था, इससे साउथ अफ्रीका ने क्या कर ली, आजादी पा ली।
बजाओ ताली और बांटो मिठाई। तो साउथ अफ्रीका को अल्टीमेटली क्या होता है, आजादी मिलती है, साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिलती है, लेकिन उसके मतलब आप जैसे देखोगे तो क्या होता है आखिरकार, तो ये जो प्रोटेस्ट तेज हुए तो उसके चलते जो व्हाइट रिजीम था, व्हाइट रिजीम चेंज इट्स पॉलिसीज। व्हाइट रिजीम को समझ में आ गया कि हमें क्या कर देना चाहिए, अपनी पॉलिसीज बदलना पड़ेगी, ये डिस्क्रिमिनेशन जो अपार्थाइड है इसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, तो जिस भी तरह के लॉ थे कि हाँ ये सेग्रीगेशन की पॉलिसी हो, इन सभी तरह के लॉज को हटा दिया गया। क्लियर हो गया। आफ्टर 28 years ऑफ इंप्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, एक आजाद इंसान की तरह वो बाहर निकले और देश के मतलब इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं वो, ठीक है। फिर क्या दिया, अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड paving the way for the formation of multiracial government. This is the most important word in this topic. क्या है कि आजादी मिली और एक मल्टीरेशियल गवर्नमेंट बनाई कि जिसमें सिर्फ व्हाइट्स डोमिनेट नहीं करेंगे, जिसमें ब्लैक्स भी रहेंगे और व्हाइट्स भी रहेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट आपको समझना होगा, और यहां पे हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस क्या है, कि आजादी मिल गई, आजादी 1994 में आजादी मिली, इस आजादी को सेलिब्रेट कैसे किया कि अपार्थाइड गवर्नमेंट को खत्म करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को रिपील करते हैं और एक ऐसी गवर्नमेंट बनाते हैं जो एक मल्टीरेशियल गवर्नमेंट हो, जिसमें ब्लैक्स भी हो, व्हाइट्स भी हो, कलर्ड भी हो, सभी लोग मिलकर देश चलाया जाए, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका में कार्यक्रम होता है। अब क्या है, कनेक्ट विद द थीम ऑफ द चैप्टर। व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। हाँ जी सर, अब ध्यान आए, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं आया, तो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री पढ़ ली, साउथ अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट पढ़ लिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या लेना देना है। देखो अब क्या होता है कि दिखने को यहाँ पे क्या हुआ कि व्हाइट रिजीम खत्म हो गया, लेकिन अभी डाउट था आगे क्या कि अब ब्लैक्स के पास में पावर आई है, तो जिस तरह से व्हाइट्स ने अत्याचार किए, अब ब्लैक्स के पास पावर आई तो ब्लैक्स भी बदला लेंगे, ये डर था व्हाइट्स के मन में, ठीक है। ब्लैक्स के ये भी हो सकते हैं कि ब्लैक्स के मन में वो गुस्सा फूट पड़ेगा, तो इस स्थिति में दोनों लोग कैसे साथ में रहेंगे, ट्रस्ट कैसे डेवलप करोगे आप, सवाल है, ट्रस्ट कैसे डेवलप करोगे, चीजें कैसे आगे बढ़ने वाली है, किसके पास कितनी पावर होगी, मल्टीनेशनल गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, सारी चीजें अभी क्या थी, ब्लर थी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज को लिखा गया, बताया गया कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे हम काम करेंगे, किस तरह से आगे चीजें चलेगी। तो उससे क्या हुआ, उससे जैसे अगर आप समझोगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, एक बेस प्रोवाइड किया जिसपे आगे का साउथ अफ्रीका मतलब एक रास्ता दिया जिसपे आगे का साउथ अफ्रीका चल सकता है, आगे की अपनी रणनीति बना सकते हैं, आगे वो देख सकते हैं कि किस तरह से एज ए नेशन वी कैन मूव टुगेदर बोथ ब्लैक्स व्हाइट्स एंड कलर्ड आल्सो, ठीक है। तो ये जो कहानी थी ना, इस कहानी से आपको ये समझ में आया कि साउथ अफ्रीका की आपने हिस्ट्री समझी, हिस्ट्री से आपको एक चीज समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंस के बाद का रास्ता कैसे तय करेंगे ये लोग, ठीक है। दिक्कतों तो थी, तो उन दिक्कतों का रास्ता ऐसे निकाला कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड हुए, वो क्लियर हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे निर्भर हुए, क्लियर। ये अभी स्टेटमेंट देखेंगे, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये मतलब अगर आपको डाउट है क्या कि हो सकता है ब्लैक्स डोमिनेट कर जाएं, तो नेल्सन मंडेला का स्टेटमेंट देखो क्या है, आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. ठीक है? So what is the essence of these words? ठीक है, मतलब गहराई समझो. उन्होंने क्या कहा कि मैंने ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट में लड़ाई, व्हाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी है और ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट में भी लड़ाई लड़ी है. डोमिनेशन किसी का भी नहीं होना चाहिए. दिस इज द पॉइंट. डोमिनेशन किसी का भी नहीं होना चाहिए. ये इन आइडियल्स को मैं मतलब हार्मनी में, पीस में रहे लोग, और इन आइडियल्स को अपने मरते दम तक चेरिश करूंगा. इनफैक्ट कुछ बायोग्राफीज हैं, इनकी पिक्चरें भी हैं, आप देखना. एक मैच है, उसमें एक रग्बी मैच होता है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है. तो उस मूवी में जैसे अगर आप देखोगे तो उस मूवी के थ्रू बताया गया है कि इन्होंने अपनी जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनके पास में ऑप्शंस थे. क्या ऑप्शंस ये थे कि आप अपने सिक्योरिटी को अपने हिसाब से अरेंज कर लो. क्लियर है? तो क्या परसीव करेंगे कि हाँ एक ब्लैक प्रेसिडेंट तो सारे ब्लैक सिक्योरिटी गार्ड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड में भी व्हाइट्स को जगह दी, क्योंकि क्या होता है ना कि लीडर्स को आम जनता जो रहती है वो देखती है, वो जैसा क्या कह सकते हैं, वो जिस तरह से स्टेटमेंट देते हैं, वो जिस तरह से जीते हैं, वो जिस तरह से अपना जीवन काट रहे होते हैं ना, तो लोग अपना रिफ्लेक्शन देखती है उनमें कि हाँ हम भी ऐसे ही जिए. तो इन्होंने क्या किया, अपने सिक्योरिटी में ब्लैक और व्हाइट दोनों को समाया. मतलब कि वो चाह रहे थे कि अब क्या है कि देश भी इसी तरह से चलेगा जब ब्लैक और व्हाइट साथ में होंगे. क्लियर हुआ? तो नेल्सन मंडेला का ये आइडिया था. अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना कि ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको. ये स्टेटमेंट जो देखा ना आपने, तो ये क्या बोल रहे हैं, बदला नहीं लेंगे. इनफैक्ट क्या होता है कि नेल्सन मंडेला वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी का जो कहना है कि आंख के बदले अगर आंख लोगे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा, उसी तरह से इन्होंने अपील किया कि चलो ब्लैक्स के साथ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप व्हाइट्स के साथ गलत करो. आप व्हाइट्स के साथ गलत कर दोगे, कल को उनके पास मौका आएगा, फिर वो गलत करेंगे. तो क्या है, वही आंख के बदले आंख लेते जाओगे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा ना, वो कहानी है. तो ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स
to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. Clear है? The party that ruled through operations and brutal killings and the party that led the freedom struggle set together to draw up a common constitution. तो जिन्होंने अत्याचार किया और जिन्होंने अत्याचार सहा, तो सारा सब कुछ भुला के वो साथ में बैठे थे कि एक संविधान तैयार किया जाए. क्लियर हो गया? फिर क्या है? टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इट इन द सर्च फॉर ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन. मतलब किसी को हम बाहर नहीं निकालेंगे, सबको इंक्लूड करना है, इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. क्लियर हुआ? एक इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, किसी ना कोई छूटे और ना किसी को हम क्या माने, डेमन की तरह माने कि इन्होंने गलत किया था, इनको राइट्स नहीं देना है. सबको समान नजरों से देखा जाए जब संविधान बने तो. क्लियर है? फिर क्या? दे एग्रीड दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन whatever they might have done or represented in the past. तो पास्ट को भुलाते हुए हम एक फ्यूचर, ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर की तरफ देखें और उस पे चले. तो इन आइडियल्स पर बेस्ड था साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन बना और इस कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे अगर आप देखोगे तो एक ऐसा देश था जहां पे सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, उस देश ने सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया वर्ल्ड को. ठीक है? तो वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन बनता है. साउथ अफ्रीका को आप जैसे देखोगे तो एक रेनबो नेशन का टैग दिया गया, मतलब जहां पे अलग अलग कलर्ड, अलग अलग रेस, अलग अलग स्किन कलर के लोग एक साथ मिलकर ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर को देखते हुए एक प्यारा सा शानदार सा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे. ठीक है? तो ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी थी. अब देखो क्या है, तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. तो डेमोक्रेटिक कैसे है? क्योंकि आप जैसे देखोगे इंक्लूसिव है, सभी के बारे में सोचा जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी पास्ट की जो भी इतिहास रहा उनका, लेकिन सारी चीजों को भुला के उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन का पल्लू पकड़ के आगे का भविष्य तय करने का तय किया. और यही चीज क्या है, इंस्पिरेशन, यही चीज क्या है इस चैप्टर में डालने का कारण है कि हम सीखें. ठीक है? अब वैसे अगर आप जैसे देखोगे तो अब देखो ये स्टोरी पढ़ लिया आपने, अगला टॉपिक जो आपको कनेक्ट करना है कि व्हाट इज द नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा क्या कर दिया यहाँ पे, तो वो हमें नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा. ठीक है? जब हम पढ़ेंगे ना, तो साउथ अफ्रीकन स्टोरी इसीलिए पढ़ना जरूरी था कि जो नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाएगी वहां पे. समझ में आई मेरी बात आपको यहां तक? ठीक है? तो नेक्स्ट हमें एक संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इस चीज को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. अब देखिए पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से कहानी को समझा कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है, साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस, अपार्थाइड सिस्टम, इन सारी चीजों को आपने वहां समझा. अब अगर हम आगे बढ़े तो सवाल ये आता है कि साउथ अफ्रीका में समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन बना क्योंकि आजादी मिली उन्हें और उन्हें ट्रस्ट डेवलप करना था कि हाँ ब्लैक्स और व्हाइट्स साथ में रह पाए, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. हम कहानी वहीं से चालू करते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों होती है. सो लेट अस ट्राई टू लर्न सम लेसन्स फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे? तो आपने क्या देखा कि ब्लैक्स और व्हाइट्स थे. अब दोनों ही क्या था कि एक ऑपरेसर था, एक ने अत्याचार किया, एक अत्याचारी था और एक ने अत्याचार सहे. लेकिन अब हुआ क्या कि आजादी मिलने के बाद में, अपार्थाइड रिजीम के खत्म होने के बाद में जब पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है तो क्या था, ऐसा तो ना कि व्हाइट ने बोल दिया कि हम जा रहे हैं साउथ अफ्रीका छोड़ के, वो व्हाइट्स वहीं थे. क्लियर है? तो अब अगर आप समझोगे तो ब्लैक्स और व्हाइट्स दोनों बैठ के साथ में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे. बहुत अच्छी बात है, दोनों बैठ के साथ में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, लेकिन एक जो सेंस ऑफ फियर था ना वो हमेशा बना रहा. कैसे? अब इस बार डर किसको था? व्हाइट्स को था, कहीं ऐसा ना हो जाए ब्लैक्स मार पीट के हमने जितना अत्याचार करे सबका बदला ले ले. क्लियर हुआ? तो व्हाइट्स क्या चाहेंगे? व्हाइट्स यही चाहेंगे ना कि सेंस ऑफ रिस्पेक्ट हो, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट हो उनकी प्रॉपर्टी की, उनके राइट्स की. ब्लैक्स उनके ऊपर क्या करें, किसी भी तरह से कोई अत्याचार ना करे, तो एक वो बैलेंस बना रहे. वो बैलेंस कैसे बनेगा? या तो मैं आपसे बोल दूं, चलो मैंने प्रॉमिस किया आपसे, प्रॉमिस तो तोड़ दोगे सर आप, क्या भरोसा फिर. तो प्रॉमिस के अलावा क्या होता है, एक सेट ऑफ रिटन रूल्स होना चाहिए. तो वो सेट ऑफ रिटन रूल्स कहां मिलेंगे? ठीक है? वो सेट ऑफ रिटन रूल्स आपको मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो यह चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यह हम सीख सकते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से कि साउथ अफ्रीका में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या थी. उस कॉन्स्टिट्यूशन से हम यह सीख सकते हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट था ना, जो विश्वास की कमी थी, वो विश्वास कैसे आया, उस संविधान से आया. क्लियर है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट विद द एग्जांपल ऑफ अ फुटबॉल गेम. ठीक है? तो अब यहां पे आपको पढ़ना होगा, समझना होगा क्या कि फुटबॉल का एक जो मैच होता है ना, अब मैच हो रहा है, मान लो दो टीमें आ गई, दोनों टीमों को पता है कि हमें जीतना है, इन्हें भी लग रहा हम जीतेंगे, इन्हें भी लग रहा हम जीतेंगे, लेकिन एक टीम को यह विश्वास नहीं है क्या कि पता लग रहा पैर से खेलते खेलते इन्होंने हाथ में बॉल उठा लिया और रग्बी बना दिया, दौड़ के चले गए उधर, बोल दिया कि गोल हो गया. अगर ऐसा होगा तो क्या जस्टिस है? नहीं है. तो क्या है कि मतलब सामने वाली टीम जो है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो, उसके लिए आप क्या करते हो, रूल्स लिख देते हो कि हाँ हैंडबॉल होगा तो पेनल्टी मिलेगी भाई. ठीक है? तो हैंडबॉल होगा तो आपको क्या मिलेगी, पेनल्टी मिलेगी, फ्री किक मिलेगी. इस तरह से आप क्या कर देते हैं, सेट ऑफ रिटन रूल्स बनाते हैं किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले. रूल्स की क्या सिग्निफिकेंस है? रूल्स की ये सिग्निफिकेंस है कि कोई भी बदलाव नहीं कर सकता रूल्स को. ठीक है? रूल्स को बदल नहीं सकते हो आप, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही चीजें आगे बढ़ेगी. तो ये इंपॉर्टेंस होती है. समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? वो उसको क्या बोलते हैं, साइकिल किक को मत देखते रहो, इधर बात भी सुनो कि फुटबॉल गेम में अगर जैसे आप देखोगे तो रूल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है.
क्यों? क्योंकि वो एक ट्रस्ट मेंटेन करता है। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन का होना सिर्फ इतना ही जरूरी है कि ट्रस्ट मेंटेन करता, नहीं, इसके अलावा भी कारण है, इसके अलावा भी क्या कह सकते हो आप, सिग्निफिकेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या सिग्निफिकेंस है वो भी आएगी समझ में, क्लियर हुआ? तो हम अगर आप एक निष्कर्ष पे निकले पहुंचे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स that are accepted by all people living together in a country। ठीक है, ये डेफिनेशन एकदम क्लासिकल डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से समझना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी सीधी सी है, अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, लिखे हुए रूल्स का एक सेट होता है जो कि हर इंसान के द्वारा माना जाता है। साउथ अफ्रीका का अगर एग्जांपल देखोगे, अगर मान लो कि ब्लैक्स ने बात मान ली सारी, व्हाइट्स ने नहीं मानी, तो ब्लैक्स और व्हाइट्स जितने भी लोग हैं उस देश के सभी लोग बात को मानेंगे, तो कोई भी गलत नहीं करेगा, ये लॉजिक रहता है। ठीक है, तो दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री, एक देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया एक सेट ऑफ रिटन रूल्स होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग people living in a territory called the citizens। ठीक है, तो क्या हो रहा है, the constitution is a supreme law that determines the relationship among the people living in a country। एक सुप्रीम लॉ है जिसके अकॉर्डिंग ये तय किया जाता है कि आपस में लोग कैसे रहेंगे। अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया कि ब्लैक्स अत्याचार करें, जैसे अपार्थाइड रिजीम, अपार्थाइड को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, इट इज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सपोर्टेड बाय द व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ही ये रूल्स बना दिए, तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो रूल्स ये तय करते हैं कि कैसे लोग रहेंगे आपस में साथ में। ठीक है, तो इट इज constitution is the supreme law that determines the relationship among the people living in a territory called the citizens and also the relationship between the people and the government। और उसी के साथ साथ में मैंने आपको पहले भी बताया who is the most powerful in a country, तो सबसे ज्यादा पावरफुल उस कंट्री में उस कंट्री की गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ही कहीं लोगों के साथ अत्याचार ना करने लगे, जैसे व्हाइट माइनॉरिटी क्या कर रही थी, ब्लैक्स के साथ में, कलर्ड के साथ में, ऑल नॉन व्हाइट्स के साथ में अलग अत्याचार कर रही थी, तो कहीं गवर्नमेंट ही अत्याचार ना करने लगे। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये भी स्पेसिफाई करता है कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में कैसे रिलेशन रहेंगे, सिटीजन्स के बीच में आपस में कैसे रिलेशन रहेंगे। आगे समझ में? तो अगर हम अब एक कंक्लूजन पे निकले ना, तो व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू? तो कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स। ठीक है, तो क्या है यहां पे, अगर जैसे आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। क्लियर है, डेफिनेशन एक्सप्लेन करा, और ये 5 आपने क्या लिख दिया उसके इंपॉर्टेंस लिख दी कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए रहता, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन कैसे भी आए, आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी तो बनेगा आपसे। ठीक है, तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसा आएगा? तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक चीज लिखना है, क्या कि सबसे पहले क्या है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। जैसे साउथ अफ्रीका एग्जांपल, ब्लैक और व्हाइट कैसे रहेंगे एक साथ, क्या गारंटी कि कोई एक दूसरे से बदला नहीं लेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि आओ मिलके एक रेनबो नेशन बनाते हैं। ठीक है, तो उसके चलते क्या है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ठीक है, इज दैट क्लियर? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना उसमें। अगला क्या कारण है, सेकंड, it specifies how the government will be constituted, who will have the power to take which decisions। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको ये ब्लैंक नहीं रहेगा आपके दिमाग में कि यार कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया, अब सरकार कौन बनाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि सरकार कैसे बनेगी, किसके पास कितनी पावर होगी, एग्जीक्यूटिव क्या क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेचर क्या क्या कर सकते हैं, जुडिशरी क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको रास्ता देता है। ये चीज आप ध्यान रखना, हम लास्ट में जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, उसी को बता रहा है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज, ये क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि किस गवर्नमेंट कैसे बनेगी, किसके पास कितनी पावर होगी, कौन क्या निर्णय लेगा, ये सारी चीजें उस संविधान में लिखी रहती है। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ सिटीजंस आर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किस मतलब एक तरह से सरकार है, सरकार के पास क्या पावर है वो भी बताता है, लेकिन सरकार उन पावर को कहां तक इस्तेमाल कर सकती है। अब सरकारें बनी किसके लिए है, जनता के लिए। पता लग रहा सरकार जनता को पीट पाट दे रही, तो इस तरह से क्या है कि सरकार के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और वो कौन लगाएगा लगाम, तो सरकार के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इस चीज को आप कैसे फ्रेम करोगे, एक शब्द में फटाफट अपने दिमाग में लाओ। चैप्टर 1 में मैंने आपको ये वर्ड बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर सब सारी चीजें चलेगी तो उसे क्या कहेंगे हम। क्लिक करा आपके दिमाग में, जिसके दिमाग में क्लिक करा बहुत बढ़िया। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, तो रूल बाय लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ आप इंश्योर कर सकते हो किसकी मदद से, कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। तो इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स अस
व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर, गवर्नमेंट को किन राइट्स की रिस्पेक्ट करना है, किसकी नहीं करना। तो रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, ये इंश्योर किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। चौथी चीज क्या है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल देता हूं, फेवरेट एग्जांपल है मेरा। आप क्या बनना चाहते हो या आप अपनी खुद की चॉइस से बनते हो, ठीक है। वैसे अगर संविधान बनेगा आपके देश का तो वो आप अपनी चॉइस से बना रहे हो, मतलब आप लोग जो चाहेंगे वैसा संविधान बनाएंगे। अब मान लो एक देश है उसमें चोरी चोर है सब, ठीक है, सब क्या है, चोर देश वाला है, मतलब एक तरह से सारे लोग क्या है, चोरी करते हैं। तो वो संविधान जब बनाएंगे तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या वो ये लिखेंगे कि चोरी करना पाप है या फिर चोरी करना गलत है, एक जुर्म होता है? नहीं लिखेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है हमारा तो रोजी रोटी इससे चलना है, तो इसे हम कैसे जुर्म बना सकते हैं। तो लोगों की जो एस्पिरेशंस होती है, जो वो बनना चाहते हैं, जो वो कर रहे हैं, उस चीज को वो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाते हैं। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि वहां के लोगों की सोच है, उनके एस्पिरेशन है कि इतना अच्छा राष्ट्र बने हमारा, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। गुड सोसाइटी सभी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उस गुड सोसाइटी को आप कैसे बनाओगे? साउथ अफ्रीका ने तय किया कि हम साथ में मिलकर बनाएंगे। चाहते तो वो भी कर सकते थे कि ब्लैक्स डोमिनेट करें, लेकिन नहीं, उनका एस्पिरेशन क्या था कि हो गया खून खराबा, हो गया डिस्क्रिमिनेशन जितना होना था, अब हम क्या करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। तो वो नई शुरुआत, और चाहे एक चीज सीखो, लाइफ लेसन लेते जाओ कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि नई शुरुआत करने के लिए हमें हमारा पास्ट रोक के रखता है। जिस दिन आप ये तय कर लेते हो कि अब बस आपको पास्ट को भुलाना है, ठीक है, इरेज, और आप उसी दिन से क्या कर सकते हैं कि नई शुरुआत कर सकते हो। आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो जल्दी, आज तय करो कल से उठूंगा, आज तक उठ पाया नहीं उठ पाया वो अलग चीज है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इनिशिएटिव। तो उसी तरह से क्या है कि आप अपने एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच एक्सप्लेन्स व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक हमारी कहानी में हमने सीख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया है, क्या कि ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, विल हैव कॉन्स्टिट्यूशंस। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप देखोगे, डेमोक्रेसी आई फ्रांस में, डेमोक्रेसी आई अमेरिका में, डेमोक्रेसी आई ब्रिटेन में, तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। तो जहां डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी में क्या होगा, फीचर्स याद करो, रूल ऑफ लॉ होगा, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स होगी, और रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स कहां से निकल के आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हर वो देश जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो हर कंट्री डेमोक्रेटिक है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन चाइना में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वहां पे भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रख लेने से आप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रख लेने से आप डेमोक्रेटिक नहीं बन जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर रखोगे, ठीक है। ये एक जनरल प्रैक्टिस हो गई, एक जनरल प्रैक्टिस हो गई। आया ना समझ में? सो दिस इज द क्रक्स, ये है कहानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए रहता है। सिग्निफिकेंस को समझो, यहां पर ये टॉपिक क्यों आया है, इस चीज को भी समझिए। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा कि साउथ अफ्रीका की कहानी क्या रही, साउथ अफ्रीका में किस तरह से संघर्ष किया गया अपनी आजादी के लिए। अब साउथ अफ्रीका से आगे बढ़ते हैं, अगर हम उनके स्ट्रगल से अगर सीखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग इन द प्रीवियस टॉपिक। अब हम बात करते हैं हमारे अपने घर की, ठीक है। वी आर कमिंग टू द टॉपिक मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, क्या स्थिति रही होगी। तो आप देखेंगे तो वो क्या रास्ता हमने तय किया जिसके थ्रू हमें कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर उसके आगे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे तो किन लोगों ने बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम क्यों वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी चला रहे हैं। तो सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक वीडियो में एक टॉपिक। यहां पे जो टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, क्या स्थिति थी उस समय पे क्या सिचुएशन थी। इस चीज को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो द सिचुएशन अंडर विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट वाज द सिचुएशन। तो इट वाज नॉट इजी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, संविधान बनाना बहुत आसान नहीं था। क्यों? क्या होता है ना कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप वो काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो आपकी पोटेंशियल से ज्यादा किस चीज पे डिपेंड करता है, आपको इन्वायरमेंट क्या मिल रहा है, ठीक है, आपको क्या सर्कमस्टेंसेस मिल रहे हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़ाना है अभी, अब क्या हो रहा है कि यहाँ एसी बंदे हैं मान लो, ठीक है, अभी तो चल रहा है, ठीक है, एसी बंदे हैं यहाँ पे। फिर क्या हो रहा है, दूसरी तरीके से बहुत शोर शराबा हो रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या लाइट प्रॉपर नहीं है, कंटेंट नहीं है, तो वो सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल नहीं रहेगी तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा बताओ।
क्लियर? उसी तरह से क्या है, उसी तरह से अगर आप समझोगे तो जब संविधान बनाना था तो देश में सब कुछ सही नहीं था, बहुत सारी समस्याएं थी, और उन समस्याओं के बीच में एक ऐसा संविधान बना देना विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज अ पॉइंट टू बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, इस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना प्यारा, इतना सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया। क्लियर हुआ? तो अगर जैसे हम देखें तो सिचुएशन क्या थी, तो इट वाज नॉट इजी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, जिस तरह से आपने साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देखा है कि उन्होंने अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो सिचुएशंस उतनी आसान नहीं थी, ब्लैक्स और व्हाइट्स के इसमें डिफरेंसेस थे, ऑपरेसर्स और ऑप्रेस्ड साथ में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, सही चलेगा नहीं चलेगा, मल्टीपल क्वेश्चंस थे, लेकिन वो एक रेनबो नेशन की तरह इमर्ज हुआ, एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया। तो ठीक उसी तरह से उनसे पहले ही हमने क्या किया था, उनसे पहले ही अगर देखोगे साउथ अफ्रीका से, तो वी हैड आल्सो मेड अ फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। क्लियर हुआ? तो क्या सिचुएशन थी, लेकिन क्या समस्याएं थी, क्यों आसान नहीं था, वो अगर समझे हम तो ये रहे पॉइंट। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजंस। पहले हम लोगों ने किस चीज का स्टेटस होल्ड करके रखा था, सब्जेक्ट्स का। वी वर सब्जेक्ट टू द ब्रिटिश नेशन। ठीक है, वी आर सब्जेक्ट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो हमें क्या कर रही थी, अब जैसे आपको समझना, अत्याचार कर रही थी, हमें एक्सप्लॉइट कर रही थी, जो भी उन्हें ठीक लग रहा था वो कर रही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, आजादी मिलने के बाद वी बिकेम सिटीजंस, हम नागरिक बन गए। अब जब नागरिक बनोगे आपके दायित्व रहेंगे, आपके अधिकार भी आएंगे, आपके दायित्व भी रहेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएगी, राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना तय है। तो क्या है, और फिर जैसे आपने पढ़ा है चैप्टर 1 में, हमने पढ़ के आए, कनेक्ट करते चला करो, तो हमने क्या पढ़ के आए थे कि डेमोक्रेसी किस चीज पर बेस्ड होती है, पीपल सेंट्रिक होती है। इट इज दी पीपल ऑफ द कंट्री हु आर गोइंग टू गवर्न द कंट्री, डेमोक्रेसी के अंदर। तो उसके चलते क्या है कि जो सब्जेक्ट्स थे वो सिटीजंस बन रहे थे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही थी, अब उन्हें देश चलाना है। अभी तक जो कंडक्टर ही करा करते थे, अब उन्हें ड्राइवर बनाया गया है, तो समझ लो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से आपको चीजों को समझना होगा कि वी वर नॉट ट्रेन फॉर दैट। ठीक है, ट्रेनिंग नहीं मिली थी किसी तरह से कि कैसे देश चलाएंगी जनता, डेमोक्रेसी में जनता ही देश चलाती है, कहने के लिए तो यही है ना। तो ये वाला पॉइंट था। फिर क्या है, द कंट्री वाज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। ठीक है, अब ये एक बड़ी चुनौती थी उस समय पे कि हमारा देश जो है इतना बड़ा विशाल देश था, लेकिन उसका क्या होता है, विभाजन होता है, पार्टीशन होता है, डिवीजन होता है, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन होता है तो उसके चलते क्या है कि रिलीजियस हार्मनी जो थी ना, धार्मिक कह सकते हैं जो शांति थी, वो भंग हो गई। क्यों? क्योंकि आप जैसे देखोगे तो रिलीजन के बेसिस पे जब डिवीजन हुआ तो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में राइट्स होते हैं, बहुत ज्यादा दंगे होते हैं। ठीक है, सफर करना पड़ता है, जो बॉर्डरिंग एरियाज है उन्हें लोग, जैसे देखो आप कंट्रीज को भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया कि इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया, तो वहां जो हिंदूज रह रहे थे उन्हें डर था। इंडिया ने अपने आप को सेक्युलर कंट्री डिक्लेयर किया, सेक्युलर कंट्री है इंडिया, तो उसके चलते क्या, उसके चलते यहाँ पे अब हमें विश्वास दिलाना था जो माइनॉरिटीज थी कि आपके राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे आप, देश का भविष्य लिख रहे थे, तो उस देश के भविष्य में सबको होप्स दिखना चाहिए। ये एक क्या है, एक तरह से कह सकते हैं ना, परफॉर्मेंस प्रेशर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ऊपर। और देखोगे और क्या समस्याएं थी, तो एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। 10 लाख से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान गंवा देते हैं इस विभाजन में। तो ये भी क्या था, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आगे कैसे रहेंगे। जैसे ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में डिफरेंसेस थे ना, कन्फ्लिक्ट्स थे, तो यहां पे भी कन्फ्लिक्ट्स उस समय पे पैदा ही हुए थे, और घाव जब क्या रहते हैं एक तरह से ताजा थे, तो उस समय पे उन घावों को संभालना और मुश्किल था। क्लियर हुआ? द ब्रिटिश हैज लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब क्या है कि ब्रिटिशर्स ने जाते जाते भी क्या है, पूरी खिचड़ी बिगाड़ के ही गए थे। कैसे? तो ब्रिटिशर्स ने एक ऑप्शन ये देखा है कि जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, मतलब जो राजा रजवाड़े थे, क्या था कि एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी पूरी, एक पाकिस्तान बन गया, एक इंडियन मतलब एक इंडिया बन गया, और जो बचे हुए राजा रजवाड़े थे, राजा रजवाड़ों को 3 ऑप्शन दे दिए, इंडिया के साथ मिल जाओ, पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट रह लो। तो उस बीच में हमें यह देखना था कि इंडियन टेरिटरी की इंटीग्रिटी बनी रहे। ठीक है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को यह देखना था ना कि ऐसा ना हो कि पता लग रहा है कि ये इंडिया है, बीच में जैसे हैदराबाद ना नकुर कर रहा था कि मुझे नहीं मिलना है, भोपाल भी ना नकुर कर रहा था, कश्मीर ऊपर ना नकुर कर रहा था कि हमें इंडियन यूनियन के साथ नहीं मिलना। तो हमारा देश ऐसा रहता फिर कुछ कि बीच बीच में कहीं कहीं पे अलग देश होते। तो इनको परसुएट करना, इन्हें इंडियन यूनियन के साथ मिलाना, कैरेट और स्टिक जो भी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना पड़े उस तरीके से, ये एक चैलेंज था। ठीक है, पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मतलब मल्टीपल चैलेंजेस थे जिन स्थिति में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो अब क्या होगा कि ये इंडिपेंडेंट रहने के पास इनके पास ऑप्शन था, तो इन प्रिंसली स्टेट्स को इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, परसुएट करना पड़ेगा, उस तरह से मनाना पड़ेगा कि आ जाओ आप इंडियन यूनियन के साथ मिल जाओ, और वो चीजें रिफ्लेक्ट होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तभी आप देखते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया,
ठीक है। तो ये सारी स्थिति थी, ये सारी सिचुएशंस थी जिनमें हमने क्या करा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। आगे समझ में, तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बैकग्राउंड समझाना चाहिए कि क्या परिस्थिति थी, क्या सिचुएशंस थी जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है लिखा जा रहा था, तो कंट्री का भविष्य जितना आज सिक्योर लगता है, हमें सेफ फील होता है। लोग कहते हैं कि भारत सेफ नहीं है, तो उन लोगों से बोला जाए कि जरा जाके दूसरे देशों में घूम के आओ एक बार। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेटिव इंक्लूसिव नेचर आपको देखने को मिलेगा ना, वो कहीं विश्व में नहीं देखने को मिलेगा। तो उसके चलते क्या है कि आज जितना सिक्योर आपको आपका देश, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है, इतना था नहीं, क्योंकि जो सिचुएशंस थी, जिन सिचुएशंस में बनाया गया उस कॉन्स्टिट्यूशन को, सो वी शुड सैल्यूट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। आगे समझ में, उन्हें एक सलामी दी जाना चाहिए। तो ये कहानी थी। अब क्या हो रहा है, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने एक चैलेंज था कि वो पास्ट और फ्यूचर के बीच में एक ऐसा ब्रिज बनाए, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो सभी क्या हो, सिक्योर हो। तो जो आज आप देख पा रहे हो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे इन सिचुएशंस में जो फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वो है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम वो रास्ता देखेंगे कि व्हाट वाज द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो क्या सर्कमस्टेंसेस थी, किस स्थिति में संविधान बनाया जा रहा था। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे कि वो रास्ता कैसे हमने तय किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला, हमने कहां से क्या क्या सीखा, किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लिए कह सकते हैं सर्कमस्टेंसेस डिफिकल्ट थी, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंसेस थे हमारे पास में बहुत सारे कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, कैसे बनाना होगा, हमने कहां से इंस्पिरेशंस ड्रॉ आउट करी, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। अब देखिए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, दो स्थितियों को हमने समझा है इस चैप्टर में। तो हमने साउथ अफ्रीका की जो कहानी पढ़ी थी और इंडिया की जो कहानी पढ़ रहे हैं, दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। दोनों में भी आप क्या देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय सिचुएशंस उतनी आसान नहीं थी। ठीक है, देयर वर सर्कमस्टेंसेस व्हिच मेड द सिचुएशन डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, लेकिन उनके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे बने। और एक और जो एडेड एडवांटेज था, जो साउथ अफ्रीका में शायद नहीं था, वो इंडिया के पास क्या था पता है। तो अनलाइक साउथ अफ्रीका, there was one big advantage for the makers of Indian Constitution, और वो क्या था बड़ा सा एडवांटेज, we already had consensus about what a democratic India should look like। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्या हो रहा है कि साउथ अफ्रीका में भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, बधाई हो, मिठाई बंटवा दो। अब लेकिन क्या है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए पहले से कहीं ना कहीं हमारे पास कंसेंसस थे, पहले से कहीं ना कहीं हमारे पास एक्सपीरियंसेस थे जो कि साउथ अफ्रीका में नहीं थे। कैसे? तो उसका मतलब कैसे का जवाब क्या रहेगा कि देखो, ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे ना, तो अल्टीमेटली वहां क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, तो बहुत सारे क्या कहेंगे व्हाइट यूरोपियंस आके सेटल हो चुके थे वहां पे। कहां पे? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में प्रिसाइजली अगर कहें तो। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इस तरह से क्या है कि कोई आके सेटल नहीं हुआ था। अल्टीमेटली क्या था कि गवर्नमेंट जो चला रहे थे, गवर्नमेंट के अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी उसमें कौन थे, उसमें इंडियंस ही थे। क्लियर हुआ? उसमें इंडियंस ही थे। तो वी ऑलरेडी हैड कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडियन शुड लुक लाइक। हमारे लोगों के मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में, एक्सपीरियंस में थोड़े से आइडियाज थे कि कल को तो आजादी मिलेगी और आजादी मिलने के बाद कैसा आजाद मुल्क होगा। ठीक है, इस चीज का एक आइडिया था पहले से। समझ में आया ये वाला पॉइंट? अब आगे अगर बढ़े हम तो कंसेंसस डेवलप ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। अब वो जो कंसेंसस की बात की जा रही कि हमें पहले से एक चेतना थी, हमें पहले से एक आइडिया था कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो वो अलग अलग तरह से, अलग अलग जगह से हमने इंस्पिरेशन ली। सबसे पहला क्या है कि फ्रीडम स्ट्रगल जो था ना, तो 1947 के पहले की अगर कहानी पढ़ोगे आप, तो जब हम संघर्ष कर रहे थे आजादी के लिए, तो उस समय पे हमने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, उस समय पे कहीं ना कहीं वी डेवलप्ड कंसेंसस दैट व्हाट a independent country, what a democratic India, what a country after independence should look like। ठीक है, वो हमें पहले से एक आइडिया था। तो our national movement was not merely a struggle against foreign rule। हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो सिर्फ फॉरेन रूल के अगेंस्ट में स्ट्रगल नहीं था। हमारा नेशनल मूवमेंट एक तरह से क्या था, इट वाज आल्सो अ स्ट्रगल टू रिजेन्युएट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। रिजेन्युएट मतलब क्या होता है, मतलब पुनर्जीवन करना एक तरह से। पुनर्जीवन मतलब क्या हो रहा है कि आप कंट्री जो एक तरह से ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गई थी, उसको आप फिर से क्या कर रहे हैं, जीवित कर रहे हैं, उसके अंदर फिर से जान डाल रहे हैं आप। ठीक है, तो इट वाज आल्सो अ स्ट्रगल टू रिजेन्युएट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। सिर्फ
फॉरेन रूल खत्म नहीं करना था, हमें हमारी समाज को फिर से खड़ा करना था, हमें हमारे देश को फिर से खड़ा करना था। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल से हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर आप देखोगे तो नो डाउट फ्रीडम स्ट्रगल में क्या है, डिफरेंस ऑफ थॉट थे। डिफरेंस ऑफ थॉट मतलब क्या है कि कुछ लोग रेवोल्यूशनरीज थे, कुछ लोग जो थे तो वो क्या थे, पीसफुली अहिंसा में विश्वास रखते थे। अलग अलग तरह के लोग थे, पूरा जो नेशनल मूवमेंट था उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन सब लोग कुछ कॉमन कंसेंसस पे नैरो डाउन हो जाते थे। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे जिन पे सभी लोग एग्री कर जाते थे, और वो जो ऐसे पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करा। मतलब क्या होता है पता है, मकान बनाना एक बार जब आपकी फाउंडेशन बन जाती है ना, उसके ऊपर मकान बनाना बहुत आसान होता है, अगर आपने कभी मकान बनते हुए देखा है तो। ठीक है, मेन जो खर्चा या फिर मेन डिफिकल्टीज जो रहती है वो फाउंडेशन तैयार करने में रहती है। ठीक, तो वही फाउंडेशन जो है ना, वो फाउंडेशन कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में ही हमने रेडी कर ली थी। क्लियर है? तो नो डाउट देयर वर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग दी फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, अलग अलग जो ग्रुप्स थे उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग कुछ पॉइंट्स पे एकदम क्या थे, नैरो डाउन हो जाते थे, और वो पॉइंट्स ही क्या बने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन बने। तो जैसे इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो 1928 में क्या काम चल रहा था, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, तो ये परसीव किया जा रहा था कि 1930-31 तक हमें आजादी मिल जाएगी और आजाद हो जाएगा देश, तो फिर संविधान कैसा होगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की रिस्पांसिबिलिटी मोतीलाल नेहरू को दी गई थी। ठीक है, हु वाज मोतीलाल नेहरू, तो फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये तय किया गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो रिस्पांसिबिलिटी इन्हें दी जाएगी। क्लियर? और अच्छा एक बात बताता हूं कि जब इन्हें ये रिस्पांसिबिलिटी दी गई तो उसके चलते मोहम्मद अली जिन्ना को बुरा लगा। मतलब हमने ये तय कर लिया था कि अगर आजादी मिलेगी, आजादी मिलने के बाद जो संविधान बनाया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी आप ले लीजिए मोतीलाल जी। तो मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लगा कि मैं भी तो लॉयर हूं, मुझे क्यों नहीं दिया। तो वो जो ग्रजेस यहां डेवलप हुई वो कहां निकलती है, बाहर पार्टीशन के टाइम पीरियड में। क्लियर हुआ? तो इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। क्लियर? फिर उसके बाद तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, दिस कॉन्स्टिट्यूशन समवेयर हेल्प्ड अस टू डेवलप कंसेंसस फॉर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, जब हम आजादी पा लेते हैं तब क्या है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं हमें एक बेस प्रोवाइड किया। क्लियर? तो 1931 में दी रेजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like। ठीक है, फिर क्या होता है, 1931 में एक कराची सेशन होता है। कराची सेशन पाकिस्तान में, उस समय पाकिस्तान इंडिया एक ही थे, तो कराची सेशन, इस तरह के कांग्रेस सेशन हुआ करते थे। आप सोच रहे होंगे कि बड़े से सेशन होते होंगे, सब कुछ एकदम क्या कह सकते हैं कि बिल्डिंग में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सेशन होते थे कांग्रेस के। तो कराची सेशन जो हुआ 1931 का, उस कराची सेशन में क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस चीज पे कंसेंसस डेवलप किए कि हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। क्लियर हुआ? फिर क्या है, बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स, तो ये ड्राफ्ट ऑफ 1928, कराची सेशन ऑफ 1931, तो यहां से जो निष्कर्ष निकला ना, यहां से जो कह सकते हैं आउटकम निकल के आया, तो बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये क्या है, ये आइडिया हमें पहले से मिल गया था कि जो भी हो, जैसे ऐसा रहता है ना कि हमें नहीं पता कि हम मकान कैसा बनवाने वाले हैं, लेकिन हमें यह पता है कि हाँ जब भी मकान बनेगा ना मेरा, तो एक बड़ी बड़ी विंडो रखूंगा। ठीक है, बड़ी बड़ी विंडो रखूंगा। तो हमने क्या है कि पहले से एक फ्रेमवर्क दिमाग में रख के रखा है। तो वैसे ही क्या है कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिस तरह से क्या है कराची सेशन जो होता है, तो उस कराची सेशन में जो आइडिया निकल के आते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा लगना चाहिए, तो बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ, किन चीज के लिए कमिटेड थे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होगी कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू फ्रीडम होगा, फ्रीडम और इक्वालिटी होगा, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये सब कुछ होना चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे, कॉमन पॉइंट्स थे जिन पे कंसेंसस डेवलप हुआ ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। और देखें अगर, तो कंसेंसस डेवलप्ड ड्यू टू दी फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनियल रूल जो था, तो नो डाउट क्या है कि हमारा खून चूस लिया, लेकिन हमने भी क्या करा, सीख तो लिया वहां पे भी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यही होना चाहिए आपकी अप्रोच, क्या है कि हमेशा कहीं ना कहीं से, कितना ही समस्या क्यों ना हो, कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सीख जरूर लिया करो हर जगह से। तो यहां हमने क्या सीखा कि कॉलोनियल रूल के अंडर में, जैसे अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेटिक नहीं थी चीजें, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, राइट टू वोट नहीं था, फिर भी इलेक्शन होते थे। इलेक्शन होते तो जो प्रोविंशियल कह सकते हैं असेंबलीज वगैरह के इलेक्शन होते थे। ठीक है, पूरी कंट्री में जैसे आप देखोगे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बनी थी नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे 1937 के इलेक्शंस के बाद में। तो उसमें क्या है, जो हमारे लोग गए थे, ठीक है, हमारे लोग जो
सिस्टम का पार्ट बने थे ना, हमारे लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो कहीं ना कहीं कह सकते हो इलेक्ट होके आए थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बने थे, तो उन लोगों ने जब काम किया ना, उन लोगों ने जब काम किया तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है उनसे हमें एक आइडिया मिला, ठीक है। वी केम टू नो अबाउट द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, जुडिशरी कैसे काम करेगी, आपका एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा, लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा। तो जो रफ आइडिया था ना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो था वो हमें कॉलोनियल जो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे कॉलोनियल रूल के उनसे ही मिल गया। क्लियर है? तो द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री in setting up its own institutions and working in them. Clear? फिर क्या है? The Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. ठीक है? और फिर क्या है, जैसे अब ब्रिटिशर्स भी समय समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाते थे 1909, 1919, 1935, तो इन लॉज से भी हमने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, इन लॉज ने भी हमारी मदद करी, इनकी मदद से हमने क्या किया, ग्रो किया इन द सेंस कि हमें एक आइडिया मिला, हमें एक कंसेंसस डेवलप हुई कि हाँ कल को जैसे ऐसा रहता है ना कि कोई इंसान क्या कर रहा है, किसी एक कंपनी में काम कर रहा है तो उसे समझ में आता है कि कंपनी कैसे चलती है, तो उसके पास में एक्सपीरियंस आ गया ना। वही वाली चीज है कि हमने कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस जो थे, कॉलोनियल रूल के टाइम पीरियड में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, जो ब्रिटिश का कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव सिस्टम था, जो उनका लेजिस्लेटिव सिस्टम था, जो उनकी जुडिशरी थी, उससे हमने भी बहुत कुछ सीखा और वही एक्सपीरियंस हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद देंगे। क्लियर हुआ? तो ये आपने देखा कि हाँ कहां से हमने सीखा, व्हाट वाज द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमने रास्ता तय किया। तो कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम स्ट्रगल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कॉलोनियल रूल के अंडर में थे उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। फिर अगर हम बात करें किसकी, लेसन्स लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। लेसन्स लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज मतलब क्या है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा था पूरा, कहीं ना कहीं जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने वर्ल्ड को भी देखा। ऐसे आंख पे हाथ रख के नहीं हम काम कर रहे थे ना कि बस वो घोड़े के ऊपर लगा दिया जाता सीधे सीधे देख के चलो। ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया कि वर्ल्ड वाइड क्या डेवलपमेंट हुआ। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो आर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आवर ओन टर्म्स। ठीक है, तो हमारे लीडर्स ने वर्ल्ड को देखा, समझा कि वर्ल्ड वाइड क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से दुनिया में अलग अलग जगह पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हो रहा है, और दुनिया में जो भी हो रहा था तो हमारे लीडर्स ने हमारी स्थितियों को देखते हुए, हमारी स्थितियों मतलब हमारे देश में, मतलब ऐसा रहता है ना कि आपने क्या देखा कि हाँ ऐसा शॉट मारना है ऐसी बॉल पे, लेकिन हमें पता लग रहा है क्या कि हम हमारी क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट ही नहीं है राइट ही है, तो हम अपने हिसाब से फिर क्या करते हैं, शॉट मारते हैं। तो वैसे ही क्या है कि हमारे लीडर्स को एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ दुनिया में ऐसा हो सकता है तो हमारे यहां भी ऐसा हो सकता है। जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आके राजा को हटाया जा सकता है तो इंडिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट के थ्रू क्या किया जा सकता है, ब्रिटिश रूल को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने हमारी स्थिति के हिसाब से क्या किया, हमने हमारी चादर के हिसाब से पैर फैलाए दुनिया से सीखते हुए। क्लियर हुआ? तो मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें इंस्पायर किया। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, तो नो डाउट हम ब्रिटेन के अंडर में थे, लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हमें गवर्न करनी थी तो हमने बोला कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को हटा के हम इंडियन पार्लियामेंट भी तो बना सकते हैं। तो यहां पे क्या है, प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो हम क्या कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी कैसी है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है। तो उसके चलते क्या है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आइडिया है वो हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। ठीक है, द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस में जो बिल ऑफ राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है, वो हमने कहां से लिया, यूएस से लिया। ठीक, फिर क्या है, द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality। तो जिस तरह से आप देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन में जिस तरह से एक सोशलिस्ट सिस्टम जहां पे सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके, वो रशिया में अडॉप्ट किया, तो हमने वहां से भी सीखा। आगे समझ में? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है ये पॉइंट को, कि ये पॉइंट दर्शाता है कि हमारा जो रास्ता रहा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, ठीक है, द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑन विच द इंडिया ट्रेवल्ड, ठीक है, या फिर कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ द इंडिया ट्रेवल्ड, ठीक है, वाज नॉट अननोन टू अस। हमें ऐसा नहीं था कि कुछ पता ही नहीं था। श्रीलंका कह रहा हूं, साउथ अफ्रीका के केस में क्या था, साउथ अफ्रीका के केस में आप जिस देखोगे तो उनके लिए सब कुछ नया जैसा था, लेकिन इंडियंस के पास में एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। वी डेवलप्ड कंसेंसस फ्रॉम आवर फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल से सीखा हमने, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल से सीखा हमने, दूसरे देशों से सीखा, और सब जगह से सीखते हुए हमने क्या किया, हमारा एक प्यारा सा संविधान बनाया, एक प्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यहां तक समझ में आया आपको? क्लियर? तो दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन, एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री। अब क्या हो रहा है ना, आप बोल सकते हो कि सर ये तो कट कॉपी पेस्ट का मामला है पूरा, मतलब इधर उधर से सीख के आपने, इनफैक्ट क्या किया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई क्रिटिसाइज भी करता है
कैसे क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने तो कॉपी कर लिया, ठीक है। लेकिन यहां पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा बहुत अच्छी तरह से, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। तो देवर नॉट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो देवर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन। जो दूसरों ने किया हमने वैसा वैसा ठीक टीप नहीं दिया। जैसे होता ना किसी और की कॉपी में से आंसर देख के लिख रहे होते हम, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शब्द बदलने की कोशिश करते हैं कि कहीं पकड़ ना पाए। तो यहाँ पे खेल ऐसा ही हुआ कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कॉपी किया किसी से, हमने देखा कि कुछ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, क्या वो इंडियन कंटेक्स्ट में सूटेबल होगा, ठीक। तो हमने सिर्फ इमिटेट नहीं किया, हमने कॉपी नहीं किया, एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने हर प्रोविजन को, अगर फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स को क्वेश्चन किया कि क्या फंडामेंटल राइट्स जो चाहे लोग वो कर सकते हैं, नहीं, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हर एक चीज को सवाल जवाब के फॉर्मेट में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आप। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है वो हवा में नहीं है, वो कॉपीड नहीं है, इमिटेटेड नहीं है। क्या हुआ, तो एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री और नॉट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी कंट्री को सूट करती है या नहीं करती, और उस हिसाब से फिर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों पढ़ना है, क्या काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहले कनेक्ट करते हैं टॉपिक को। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि किस तरह से, किन स्थितियों में हमने हमारा संविधान बनाया, हमने क्या रास्ता तय किया, हमने कहां से इंस्पिरेशंस ली, वो सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब बारी आती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये है क्या चीज। तो देखो, सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वह बॉडी है जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया, जिसने डिबेट किया, जिसने डिस्कस किया, जिसने लिखा। अब अगर हम ऐसे समझे तो द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इट वाज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेरी सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द बॉडी व्हिच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो द मेंबर्स ऑफ दैट बॉडी वाज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे तो उनका इलेक्शन कैसे हो, ये सारी चीजें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्लास 11th में जाओगे तब आप बहुत अच्छी तरह से, और कैसे वोट हुआ था, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ये सारी चीजें पढ़ोगे। बाकी अगर हम यहां आगे बढ़े तो यहां हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, ये समझ में आया। अब सवाल ये आता है कि चलो, वो बॉडी को कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लेकिन इन्होंने बनाया कैसे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी आपकी, ठीक है। सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस होते हैं, क्लियर है। तो द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन लिए क्या सबने वोट दिया, नहीं, सबने वोट नहीं दिया। यूनिवर्सल अडल्ट वोटिंग राइट नहीं थे, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी। तो क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, ध्यान रखना, जुलाई 1946 में इलेक्शन होते हैं। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। दिसंबर 1946 से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना चालू किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब होती है, दिसंबर 1946 में। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। अब क्या होता है, तो दिसंबर 1946 के बाद क्या आएगा, 47 आएगा, 47 में अगस्त 1947 आएगा। अगस्त 1947 में हमें आजादी मिली थी और आजादी के साथ में हमारा विभाजन भी हुआ था, ठीक है। तो सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में कंट्री को डिवाइड कर दिया गया। फिर क्या होता है, देखो, अब इंडिया और पाकिस्तान में कंट्री विभाजित हो गए, कंट्री डिवाइड हो गए, ठीक है, मैटर ऑफ कंसर्न। तो अब जब कंट्री डिवाइड हो गया तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी डिवाइड कर दिया। किसमें, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान बना, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया बना, ठीक है। इसके पहले तक जब यूनिफाइड इंडिया था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी एक ही थी, सब जगह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए, जो आज का पाकिस्तान है वहां से वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए। तो इस तरह से आप जैसे देखोगे तो आगे शायद 389 या 82 ऐसे कुछ मेंबर्स थे टोटल काई में। तो जो हमारी कह सकते हैं अनडिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। अब जब डिवाइड हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसके अंदर कितने थे, उसके अंदर 299 मेंबर्स थे, ठीक है, उसके अंदर 299 मेंबर्स थे। बाकी बच्चे कुछ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए। तो अब क्या होता है, फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चालू किया दिसंबर 1946 से काम करना चालू किया और बना के कब तैयार कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, तो 49 में कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, नवंबर 49 में, लगभग 3 साल लग गए, 2 साल 11 महीने, ठीक है। तो द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। अब यहां पे कुछ चीजें हैं, उन्हें अच्छे से समझना है। अब जितना भी बोर्ड पे लिखा है, जो मैंने समझाया अभी तक सब भूल जाओ, अब यहां समझना चालू करो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है आपको पता है,
आपको यह भी पता है कि उसका इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन 1946 में होते हैं, जुलाई में इलेक्शन हो गए। अब क्या होता है, दिसंबर से वो काम करना चालू करती है 1946 से। अब बीच में एक ब्रेकर क्या आता है, बीच में एक हर्डल क्या होता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अनडिवाइडेड इंडिया की थी, लेकिन इंडिया डिवाइड हो जाता है, पार्टीशन। तो उस कारण से क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी डिवाइड कर दिया जाता है, और अल्टीमेटली जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें 299 मेंबर्स थे। अब ये 1946 दिसंबर 1946 से काम चालू किया। कब तक काम अपना चलाते हैं, तो अपना काम पूरा चलाते हैं कब तक, तो 1946 से 1947, 48, 49, नवंबर 1948 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या करा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, मतलब रेडी हो गया है, घर बन के कंप्लीट हो गया, गृह प्रवेश करना है बस, अभी गृह प्रवेश नहीं किया है, बन के रेडी हो गया, आप रहना आप जब चाहो जब चले जाओ, ठीक है, जिस दिन पूजा करवाई उस दिन घर में चले गए आप। तो इसी तरह से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, ठीक है, इट वाज रेडी टू अडॉप्ट, बट वी इंप्लीमेंटेड, या फिर हम कहें क्या कि इट केम इनटू इफेक्ट। इफेक्ट में कब आया, 26 जनवरी 1950, 2 महीने बाद हमने उसको लागू किया, ठीक है, 2 महीने बाद गृह प्रवेश हुआ। ऐसा क्यों, देखो अब आपको यह पता है कि 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं, ये चीज भी आपको पता है, ठीक है, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, ये भी आपको पता है, क्लियर हुआ। अब ये 2 महीने का डिले क्यों, 2 महीने का डिले किसी का इंतजार कर रहे थे क्या, नहीं। समझो मेरी बात, एक बात बताता हूं आपको मैं कि 1929 में लाहौर सेशन होता है, कांग्रेस के सेशन जैसे 31 का कराची सेशन हुआ था, ठीक है, तो वैसे ही 1929 में लाहौर का कांग्रेस सेशन होता है। अब इस लाहौर कांग्रेस सेशन में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने किस चीज की डिमांड करी, उन्होंने डिमांड करी पूर्ण स्वराज की, मतलब फुल इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस ले लो, मतलब हम रहेंगे रूलर, बस आप अपना काम खुद करते रहना। तो हमने क्या बोला, नहीं लेंगे तो पूर्ण आजादी लेंगे, ठीक है, पूर्ण आजादी लेंगे, पूर्ण स्वराज लेंगे। तो 1929 में क्या है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें यह बोला कि आने वाला साल जो है 1930 जो होगा, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कंट्री को आजादी दिलवा देंगे। किस तारीख तक, 26 जनवरी को हमें आजादी मिल जाएगी। लेकिन आजादी मिली नहीं 1930 में, 47 में मिली। तो यह जो दिन था ना, ये जो तारीख थी 26 जनवरी, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, तो हिस्ट्री में यह तारीख की अपनी सिग्निफिकेंस थी। तो इसी तारीख को याद रखते हुए, इसी तारीख को सेलिब्रेट करते हुए हमने 2 महीने डिले करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो उसे इफेक्ट में कब से लाए, 26 जनवरी 1950 को, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बन के 2 महीने पहले ही तैयार हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये हमारा रिपब्लिक डे बनता है, गणतंत्र दिवस बनाते हैं हम इस दिन। समझ में आई मेरी बात। तो यहां तक क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी कहानी आपने पढ़ी समझी जानी, क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कहानी आपने पढ़ी समझी जानी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल आता है एक मन में, क्या कि व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो। अब तो लगभग 70 साल हो गए। 70 साल पहले जो संविधान बना, आज भी हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक आर्ग्यूमेंट तो मतलब हाजिर जवाब क्या हो सकता है कि सर उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, बहुत बदला है हमने कॉन्स्टिट्यूशन, तो समय के हिसाब से हमने चीजों को बदला है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि चलो फ्लेक्सिबल है, लेकिन पूरा का पूरा थोड़ी ना बदल दिया, बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है, बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है, ठीक। तो उसके चलते आप फिर सवाल उठा सकते हो कि क्यों इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन हम आज भी अडॉप्ट कर रहे हैं, बजाय उसके कि आप देखोगे कि विश्व में बहुत सारे देशों में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किए गए, ठीक है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल को देख लो, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाया करते हैं। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारे देशों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को रीराइट किया, हम वो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन लेकर अभी तक क्यों बैठे हैं, सवाल, ठीक है। क्योंकि हमारा पुराना कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है, एकदम से परफेक्ट है। तो उसका आंसर हमें यहां मिल ही रहा है। देखो पहला कारण, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। ये चीज समझना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे वो भी अपने समय को दर्शाते थे। तो उस समय जो हमने देखा ना कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वी फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्टीशन वगैरह ये सारी चीजें, तो उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए माइनॉरिटीज को राइट्स मिले, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेट हुए तो स्टेट्स को थोड़ा सा क्या मिले, ऐसा ना हो कि बहुत स्ट्रिक्ट फेडरेशन बन जाए, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, आप देखोगे तो यूनिटरी फेडरेशन से बचते हुए हमने क्या है कि क्वाजी फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया, कहने को फेडरलिज्म है, क्लियर हुआ। तो यहां पे आपको चीजें समझना है कि पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट दर्शा रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हम नहीं बदले, इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन उसके बावजूद भी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को नहीं दर्शा रहा है, वो समय के एसेंस को दर्शाता है, ठीक है। ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चनड सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बहुत सारे देशों में तो संविधान बदल दिए गए हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी हम चला रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि पिछले 50 सालों में 60 सालों में क्या है कि कुछ लोगों ने आवाज जरूर उठाई है कि ये प्रोविजन सही नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने एजेंडा होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सही है, ये गलत है, इसको लेकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पर क्वेश्चन किया गया कि ये नहीं होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, बाकी बट नो लार्ज सेक्शन
no large section or large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is the point to understand. क्या, लेकिन किसी भी एक बड़े ग्रुप ने क्वेश्चन की कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट मतलब क्या है कि जैसा भी है, हमारे लोगों ने बनाया, हमने बनाया, ये गलत नहीं हो सकता है। हाँ, ये इसके अंदर एक प्रोविजन बदल सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो सर पर लेके चलने वाली चीज है। इस तरह से क्या है, पूरी ब्रॉड कंसेंसस अगर देखोगे तो कंट्री में आपको ब्रॉड कंसेंसस ये देखने को मिलेंगे। अगली बात और सुन लो इंपॉर्टेंट, और ये जब इस तरह की लेजिटिमेसी मिलती है ना कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इस चीज से कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से मतलब ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन को एक क्या दे रहा है, एक जस्टिफिकेशन दे रहा है कि जो है बढ़िया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। अब हमने उसे क्यों नहीं बदला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ना, वो सिर्फ कुछ लोगों की चुनी हुई एक बॉडी नहीं थी। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने आप में देश था पूरा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या रिप्रेजेंट किया, देश की जनता को, जनार्दन को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो नो यूनिवर्सल अडल्ट। अब आप बोलोगे सर देश की जनता को, पीपल ऑफ इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? क्यों? क्योंकि उस समय पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी तो थी नहीं। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी थी नहीं, तो उसके चलते फिर इलेक्ट कैसे किया गया होगा? ये भी एक पॉइंट है ना, कि जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी तो आपने इलेक्ट कैसे किया गया होगा? सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। देश के हर नागरिक ने, हर अडल्ट सिटीजन ने वोट नहीं दिया, लेकिन जो वोटिंग प्रिंसिपल हुआ था, जैसे हर प्रोविंसेस में कुछ कुछ लोगों ने वोट दिया, तो इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन्ड अबव। हाँ, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, तो आपको ये तो पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने इलेक्ट किया? मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं। ठीक, पहले आप समझो यहां से कि डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती थी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी। उसके चलते क्या होता है, उसके चलते हम ये कह सकते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है? सभी लोगों ने तो वोट दिया नहीं, सही बात है, लेकिन किन्होंने वोट दिया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट, जो हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी, जैसे आज स्टेट असेंबलीज होती ना, तो वैसे अलग अलग प्रोविंसेस होती थी, तो उन प्रोविंसेस के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने हमारे एमएलए को चूज कर लिया, अब वो एमएलए जो है वो प्रेसिडेंट के लिए वोट दे देते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज किया, वो खुद चुन के आए थे, तो कहीं ना कहीं पूरा देश ही आपको क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन आप क्या देखने को मिल रहा है कि इलेक्टेड बॉडी आई थी जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी, एंड दिस गिव्स द लेजिटिमेसी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो दो कारण समझ में आया ना कि हमने इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं बदला। पहली चीज तो क्या है, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को नहीं दर्शाता है, वो समय को दर्शाता है, उस समय की सर्कमस्टेंसेस में जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन सिचुएशंस को दर्शाता है जो कि क्या थी, जो कि बहुत डिफिकल्ट थी, और उस डिफिकल्ट सिचुएशन में इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो उसकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठना ही नहीं है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं पूरा देश जो है, पूरा देश को रिप्रेजेंट करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ कुछ लोगों की बॉडी नहीं थी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इसका एडवांटेज क्या है? इसका तो इसका अपने आप में एक एडवांटेज है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इस तरह से चुनी गई थी कि वो ब्रॉड लेवल पे पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो उसका एडवांटेज समझो कि इट इंश्योर्ड अ फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो ये पॉइंट है ना, क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो पीपल ऑफ इंडिया, उस पीपल ऑफ इंडिया को क्या है, ब्रॉडली पूरी तरह से रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हर जियोग्राफिकल एरिया से निकल के आई, कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक हर जियोग्राफिकल रीजन से इंसान आया था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे 299, तो वो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स को दर्शा रहे थे। तो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स को जब दर्शाया जा रहा था, तो इससे क्या समझ में आता है कि हाँ, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक लेजिटिमेट बॉडी है जो पूरी कंट्री को गवर्न कर सकती है, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। अब एक मतलब एक क्वेश्चन मार्क यहां पे ये भी उठता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंट्री के अलग अलग पार्ट से आई थी, लेकिन उसमें थे तो अधिकतर कांग्रेस के मेंबर। ठीक है, सब पार्टी के लोगों को अलाउ किया था, तो कांग्रेस मेजोरिटी में आई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो मेंबर्स थे, उसमें कांग्रेस पार्टी के मेंबर डोमिनेट कर रहे थे। और अच्छा, कभी कभी ये भी मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी देखने का कि जब सरकार बनती है, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद में जो पहली गवर्नमेंट चुन के आती है, तो उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कांग्रेस ही डोमिनेट करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब चुनाव हुए तो भी लोगों ने कांग्रेस को ही चुना, और बाद में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मतलब उसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें भी कांग्रेस के लोग ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। तो मतलब अगर डायरेक्ट इलेक्शन भी करवाते ना, तो भी कांग्रेस के ही लोग क्या थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट बनते। तो इस तरह से, और कांग्रेस अपने आप में एक अम्ब्रेला पार्टी थी उस टाइम पीरियड में। ठीक, तो जिसके चलते क्या सोसाइटी के हर सेक्शन को कहीं ना कहीं इंक्लूड कर ही लिया गया था। तो अगर ये सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो सिर्फ कांग्रेस के द्वारा डोमिनेट की जा रही थी, तो आप ये बता सकते हो कि कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। बताया ना,
अपने आप में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू वाले, अलग अलग ओपिनियन वाले, आपस में कांग्रेस में ही कन्फ्लिक्ट्स होते थे, कन्फ्लिक्ट्स मतभेद होता था, मनभेद नहीं, ठीक है, मतभेद मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता था, वो लड़ लेते थे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते कि नहीं ये होना चाहिए, लेकिन वो डिस्कशन, वो डेलिब्रेशंस, वो डिबेट्स जरूरी थी। आगे पढ़ेंगे हम डिबेट्स के बारे में और क्लियर हुआ। फिर क्या है, द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, और इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही ऐसे मेंबर्स थे जो एट टाइम्स क्या कांग्रेस के अगेंस्ट चले जाते थे, ठीक है, कांग्रेस के साथ एग्री नहीं करते, जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, तो जिन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, उस मतलब देखोगे तो उनकी और कांग्रेस के बीच में भी क्या है, तालमेल नहीं होता था, लेकिन यही तो जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि आप क्वेश्चन करो, ठीक है, जो सही होगा वो रिजल्ट के रूप में निकल के आएगा। तो इस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फेयरली रिप्रेजेंटेटेड नहीं थी, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, तो फिर कैसे उसको आप बोल सकते हो कि वो एक लेजिटिमेट असेंबली थी? वो लेजिटिमेट असेंबली थी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है सारे वो प्रूफ करते हैं। क्लियर हुआ? इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लास, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस। अगर सोशल सिस्टम मतलब अगर सोशल पर्सपेक्टिव से देखोगे आप, तो हर धर्म के लोग थे, ठीक है, हर कास्ट के, हर रीजन के, हर लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप जो आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इसके चलते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? अपने आप में बहुत इंक्लूसिव बॉडी थी, बहुत ज्यादा इंक्लूसिव बॉडी थी। समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट देखो क्या है, द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंटिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगली चीज क्या है कि जो आज कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेबल थी, इस कारण से हम कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, जो कह सकते हैं कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया, वो अपने आप में इतना अच्छा था कि वो लेजिटिमेसी देता है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन को तो सिर पर रख के घूमना चाहिए। कैसे? तो ऐसा नहीं है कि बस किसी ने एक ने बना के दे दिया और हमने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। तो क्या होता है कि द फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे क्या है कि फंडामेंटल राइट्स होंगे, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स में हमने देख लिया क्या कि सेंटर और स्टेट की पावर अलग अलग होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। तो बेसिक प्रिंसिपल को डिसाइड कर लिया, मतलब तरीके से बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को पहले डिसाइड किया, देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। फिर क्या है, अब जैसे बनाने की बात आती है, मतलब आपको क्या है, मकान का नक्शा आपको पता है कि हाँ बड़ी खिड़कियां होंगी, दरवाजे तो होंगे तो 2 खुलने वाले दरवाजे होंगे, आपको पता है कि हाँ किचन जो है तो किचन मॉड्यूलर होगा, या आपने बेसिक स्ट्रक्चर जो एक बना लिया, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स एग्री कर लिए। अब क्या है, अब ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको पता है कि हाँ बड़ी खिड़की होगी तो आप ही बनाने लग जाओगे, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए रहेगा ना। तो वो स्पेशलाइजेशन, जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर लॉयर थे, ज्यादा नॉलेज था इनके पास में, तो इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया कि भैया अब हमने आपको स्केच बता दिया है, आपको उसके अंदर पूरा काम करना है। तो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, कच्चा चिट्ठा तैयार किया गया जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना जाएगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन बनते हैं? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। वो एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, कच्चा चिट्ठा तैयार करते हैं, और जो कच्चा चिट्ठा तैयार किया था तो उसको फिर क्या किया गया, ऐसा नहीं कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, सेवरल राउंड्स ऑफ thorough discussions took place on the draft constitution clause by clause। तो एक एक आर्टिकल के अंदर जो क्लॉज थे, एक एक क्लॉज को थोरोली डिस्कस किया गया, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया गया। क्यों डिस्कस किया गया? क्योंकि कोई भी चीज ऐसी ना हो कि बस वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने डाल दी तो अब सही डाली होगी, हर चीज को डिस्कस किया गया, अगर ये ऐसा है तो क्यों है, कैसे काम चलेगा, ठीक है, हर चीज को डिस्कस किया गया। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड, ठीक है। तो फोकस ऑन दी नंबर्स, 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट, हाँ 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट किए गए। जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें 2000 से ज्यादा चेंजेस आए। फिर क्या है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो दी मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 इयर्स। तो 1946 से 49 तक, ये 3 साल, लगभग 3 साल के समय में 114 दिन तक क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती है, डेलिब्रेट करती है, डिस्कस करती है, डिबेट करती है, और फिर जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो ये जो प्रोसेस थी ना, ये प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिटिमेसी देती है कि कुछ भी हवा में नहीं हुआ। हर चीज जो डिबेट की गई, जो डिस्कस की गई, लाइन बाय लाइन क्या है, हर चीज के पीछे का जो रैशनल है, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जैसे राइट टू प्रॉपर्टी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसको दूसरी जगह लेते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, उस पर क्या किया गया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है, तो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में हर चीज को रिकॉर्ड किया गया, हर चीज को रखा गया है, ये आपको समझना होगा। और ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या देती है, लेजिटिमेसी देती है। ये बताती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले बना है, वो आज भी क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह है। ट्यूशन गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉपिक को समझिए, इसकी सिग्निफिकेंस को समझिए। अभी तक आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, साउथ अफ्रीका एक एग्जांपल, ये सारी चीजें देखी है।
अब यहां पे हम अगर बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिन लोगों ने बनाया वो किस चीज से प्रेरित थे, उन्हें किस चीज का आइडिया मिला, मतलब व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वाज द वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह की अगर बात करें तो वह सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। ठीक है, सो व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे समझते हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोविजंस होते हैं और दूसरी होती है फिलॉसफी। प्रोविजंस और फिलॉसफी, आपके अंदर भी दो चीजें होती है, हर इंसान के अंदर हर चीज के पीछे दो चीजें होती है। क्या? एक जो दिख रहा होता है और दूसरा जो दिख रहा होता है उसके पीछे के विचार। ठीक है, मतलब क्या है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, तो ये आपका क्या दिख रहा है, दिखता हुआ एक्शन है, आप काम कर रहे हो। ठीक है, दैट इज दी पार्ट विच इज विजिबल। ठीक है, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट विजिबिलिटी, वो अगर ऐसा दिख रहा है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप ईमानदार हो, तो उसके पीछे क्या हो सकता है, उसके पीछे विचार हो सकते हैं, आपके माता पिता के संस्कार हो सकते हैं, ठीक है, आपके टीचर्स ने आपको कुछ सिखाया हो वो हो सकते हैं, छोटी मोटिवेशन वाले आपने वीडियो देखे हो वो हो सकते हैं। आगे समझ में? तो इसी तरह से क्या होता है कि एक फिलॉसफी होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है और एक प्रोविजन होता है। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला है, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि हम क्या करेंगे, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उन्हें क्या देंगे, उन्हें उनके रिलीजियस राइट्स को परफॉर्म करने की पूरी पूरी आजादी देंगे, फ्रीडम देंगे। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा कि हम इक्वालिटी देंगे, किस बेसिस पे, धर्म, जात, ठीक है, लिंग, हर प्रकार से क्या होगा, समानता रहेगी, इक्वालिटी रहेगी। तो वो क्या है, वो प्रोविजन है। ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिख रहा है ना कि हाँ ये राइट्स दिए हैं, ये प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उस प्रोविजन के पीछे क्या है, एक फिलॉसफी होगी, उस प्रोविजन के पीछे एक विचार होगा, एक सोच होगी। आगे समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, इन एवरी कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज गोइंग टू बी टू थिंग्स, एक तो प्रोविजन होगा जो दिख रहा होगा, उस प्रोविजन के पीछे क्या सोच रही होगी, वो फिलॉसफी होगी। क्लियर हुआ? तो लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। तो अगर हम ओवरऑल देखो, प्रोविजंस तो क्या है, प्रोविजंस आप कहां पढ़ेंगे, क्लास 11th में एक बुक है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो उसमें आप प्रोविजन पढ़ते हो कि ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल के हिसाब से ये है, इस आर्टिकल के हिसाब से ये, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है विच सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से क्या है, वो तो प्रोविजंस है पूरे। लेकिन प्रोविजंस क्यों है, क्योंकि उनके पीछे कोई आइडिया है, कोई फिलॉसफी है, कोई विचार है। तो लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी। तो हम अगर समझें कि क्या फिलॉसफी है, क्या विचार रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, नींव किस चीज की बनी है, तो वो हम समझेंगे। वी कैन डू दिस इन टू वेज, और ये फिलॉसफी को अगर समझना है तो इस फिलॉसफी को हम दो रास्तों से समझ सकते हैं, दो तरीकों से समझ सकते हैं। क्या है दो तरीके? पहला, वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम कैसे समझ सकते हैं, हम अगर फिलॉसफी को समझने की बात करें कि हमारा संविधान किन विचारों पर बना हुआ है, टिका हुआ है, तो हम दो तरीके से सीख सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जिन लोगों ने बनाया है, जिन लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन लीडर्स की जैसी सोच होगी वैसी कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होगी, दिखती बात है ना। मतलब क्या है कि अगर आप जैसे देखेंगे कि जो बच्चे के आपको एक्शंस देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जिन लोगों से मिल रहा है, वो जिन लोगों के साथ रह रहा है, जैसा उसके घर में माहौल है वैसा वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो वैसे ही क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को समझना है तो दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं? वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ द मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो मेजर लीडर्स थे, जिनके सानिध्य में कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उन लोगों के जैसे विचार होंगे वैसे ही विचार आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे। ये पहला तरीका हो सकता है। मतलब आपको ये समझना, आप कॉन्स्टिट्यूशन के विचार क्या है तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग समझना है तो आप जिन लीडर्स ने बनाया उनकी सोच को समझ लो, एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसको समझ लो। ठीक है, तो व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी फिलॉसफी कहां बताएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस है, उन प्रोविजंस को समझाता हुआ जो प्रियम्बल है, तो उसकी मदद से समझ सकते हैं। तो अब हम दो वीडियोस में समझेंगे। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना कि लीडर्स का जैसा सोचना होगा, लीडर्स के जो व्यूज होंगे उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की ओवरऑल फिलॉसफी होगी। तो लीडर्स के व्यू को हम यही समझेंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्या बोलता है अपने फिलॉसफी के बारे में, ये प्रियम्बल की मदद से समझा जा सकता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ठीक है, तो अब जैसे अगर हम देखें कि लीडर्स के क्या व्यू थे, तो द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, अगर इस चीज को समझे हम, तो लीडर्स में हम सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की। ठीक है, तो महात्मा गांधी आपने अभी पढ़ा पीछे, लीडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपने जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी समझा। महात्मा गांधी का कहीं नाम नहीं आया वहां पे, लेकिन महात्मा गांधी की आत्मा है उस संविधान में। कैसे? तो जैसे अगर आप समझेंगे ना, ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, येट देयर वर
many members who followed his vision, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता थे, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो उनके पदचिन्हों पे चले, जिन्होंने उनके आइडियाज को फॉलो किया। ठीक, तो जब जैसे अभी हमने पढ़ के आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुंशी जी थे वो, ठीक है, तो बहुत सारे गांधीयन लीडर्स थे। अब गांधीयन लीडर्स जो थे तो वो गांधी जी खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे, लेकिन विचार थे। देखो इंसान जो रहता है ना, इंसान क्या है, अमर नहीं है। अमर कैसे नहीं है कि आज है कल नहीं रहेंगे, ठीक है, मैं हूं आज कल नहीं रहूंगा, आप हो, ठीक है, कल नहीं रहोगे, लेकिन हमारे जो विचार रहते हैं ना, हमारा जो सोच है, हमारा जो कह सकते हैं हमारी जो फिलॉसफी है, ठीक है, दैट नेवर डाइज। क्लियर हुआ? तो उसी तरह से क्या है कि महात्मा गांधी के विजन को फॉलो करते हुए जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन लोगों ने ये इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में महात्मा गांधी के व्यूज जो है वो रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, ईयर्स अगो राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया, यंग इंडिया इनकी मैगजीन थी, तो ईयर्स अगो राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 ही हैड स्पेल्ड आउट what he wanted the constitution to do। ठीक है, उन्होंने क्लियरली इस चीज को स्पेल आउट करा कि वो क्या चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे। ठीक है, तो ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं, स्क्रीनशॉट्स आपकी बुक से लिए गए, आपकी बुक में वो जो कह सकते हैं बॉक्स के अंदर कंटेंट लिखा, उसे पढ़ना जरूर। तो देखो महात्मा गांधी क्या कहते थे, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल release India from the thraldom and patronage। ठीक है, I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class and no low class of people, an India in which communities shall live in perfect harmony। There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs। Women will enjoy same rights as men। I shall be satisfied with nothing else। तो इन्होंने बताया कि महात्मा गांधी ने ये नहीं बोला कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाऊं, लेकिन उनके विचार रिफ्लेक्ट होते हैं, विमेन के इक्वल राइट्स हो मैन की तरह, ठीक है, अनटचेबिलिटी के लिए कोई रूम ना रहे, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स के लिए कोई रूम ना रहे। आप बोलोगे सर बिकता है शराब तो हमारे शहर में, लेकिन आप देखोगे तो डीपीएसपीज में लिखा गया है क्या कि बैन ऑन लिकर, लिकर पे बैन लगाया जाए। ये क्या रहना चाहिए, सरकार की प्रायोरिटी रहना चाहिए। अब सरकार पैसा कहां से कमाएगी अगर लिकर पे बैन लगा देगी तो वो अलग डिबेट है। ठीक, हाई क्लास लो क्लास के लोगों के बीच में कुछ ना रहे, तो वो इस तरह से बताते हैं क्या कि एक ऐसा संविधान हो। अब यही आइडियाज आपको कहां देखने को मिलेंगे, संविधान में देखने को मिलेंगे। तो यही वाला पॉइंट है क्या कि द ड्रीम्स एंड प्रोमिसेस। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाह रहे हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेजर लीडर्स के क्या व्यूज थे, आया समझ में, वो चीज रहती है। आगे क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर थे। अब इनके जो व्यू पॉइंट होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, देखती बात है। तो ही ड्रीम्ड ऑफ एन इंडिया विदाउट इनइक्वालिटीज, ठीक है, बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड। अब ये भी गांधी जी की तरह क्या चाहते थे कि इनइक्वालिटीज खत्म हो, लेकिन एट टाइम क्या होता है, एट टाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जो है आमने सामने थे ऑन दी वे। मतलब मैं भी चाहता हूं कि छत तक जाया जाए, आप भी चाहते हो कि छत तक जाया जाए, मैं सीढ़ी से चढ़ने की बात कर रहा हूं, आप बोल रहे हो लटक के चले जाऊंगा। तो मतलब इस तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है ना, बट टारगेट एक ही होता है कि इनइक्वालिटीज को खत्म करना है, छत पे जाना है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है यहां पे अगर देखें तो ही ड्रीम्ड ऑफ एन इंडिया विदाउट इनइक्वालिटीज, बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड। He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision। In his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly। ठीक है, और इन्होंने जो concluding speech दी थी उस स्पीच से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप ही की बुक का बॉक्स है, समझो इसे। क्या कहते हैं देखो, on 26th of January 1950, मतलब जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, ठीक है, इंप्लीमेंट करने वाले थे, तैयार तो नवंबर में ही हो गया था, ठीक है, जिस दिन लागू करने वाले थे हम, वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहा इन्होंने, ऐसा क्यों कहा कि क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? तो व्हाट ही सेड, इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। इन पॉलिटिक्स वी will be recognizing the principle of one man, one vote and one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live like this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by पुटिंग आर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पर्ल्स। ठीक है, तो यहां पे वो क्या कहते हैं कि आज बहुत अच्छा दिन है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा संविधान जो है लागू कर रहे हैं, लेकिन हम एक लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहे हैं कि जहां पे आपने पॉलिटिकल राइट तो दे दिया सभी को वोटिंग राइट दे दिया, वन वोट है वन वैल्यू है,
लेकिन सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर में अगर आप जैसे देखोगे तो समाज में और मतलब सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से इक्वालिटी नहीं है, अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, इनइक्वालिटीज जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है, लोअर कास्ट के लोगों के पास पैसा कम होता है, अपर कास्ट के लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है। ये उस समय की बात करें कब, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो रहा था, फर्स्ट रिपब्लिक डे की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्फीयर में तो इक्वालिटी ले आए, लेकिन हमारा जो सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर में उसमें इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती रहेगी, हम कब तक इन इनइक्वालिटीज को एग्जिस्ट करते रहेंगे। तो ही वॉज नॉट वेरी मच कह सकते हैं एक्साइटेड अबाउट इट कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चीज को हाईलाइट किया उन्होंने, बताया कि इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटीज को अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे इनइक्वालिटीज को खत्म करना होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने ठीक है पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे दी है, क्लियर हुआ। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के भी जो व्यूज थे वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, रिजर्वेशन कहां से निकल के आया। तो इसी तरह से कि हाँ कैसे सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी को लाया जा सकता है, तो उसका रिजर्वेशन एक रास्ता था, क्लियर हुआ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो चीजें देखने को मिल रही है वो हमारे लीडर्स के विचार है। वैसे ही आप जैसे देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या है, एट द मिडनाइट ऑफ 15th of August 1947 उन्होंने फेमस स्पीच दी अपनी, क्या, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, ट्राइस्ट मतलब क्या है कि एक एग्रीमेंट में जा रहे हो आप, डेस्टिनी मतलब क्या है, जो आपका भाग्य है, तो अब आप भाग्य के साथ समझौता कर रहे हो। आपको पता है क्या कि अभी तक गुलामी, मतलब ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच को पढ़ना, इन्होंने क्या कहा, क्लियरली बताया कि अभी तक हम जिस कह सकते स्थिति में थे कि गुलाम थे, गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे, लेकिन आज 15 अगस्त रात को हम क्या कर रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। अब हमारे सामने क्या है, पूरा भविष्य है हमारा, हम तय कर सकते हैं हमें हमारे देश को किस तरफ ले जाना है, ठीक है। वी आर एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट ऑफ वी आर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विथ आर डेस्टिनी, ठीक है। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी वही चीज दर्शाती है क्या, कि हम हमारे भाग्य के साथ एक समझौते में जा रहे हैं। तो अब ऐसा समझौता करें कि भाग्य उज्जवल हो, भविष्य जो हो वो सुनहरा हो। इस चीज को इन्होंने अपनी स्पीच में बताया। तो यही जो आइडियाज हैं, ठीक है, यही जो आइडियाज है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को समझना है, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, तो आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो हमारे लीडर्स का क्या सोचना था, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्या बोलता है अपनी फिलॉसफी के बारे में। यह सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक चीजें समझ में आई है, आप क्लियरली पढ़। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस को समझो। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको यह समझना है कि व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला तो ये कि जिन लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, आप उन लीडर्स की सोच को समझ जाओ कि वो क्या चाहते थे, वो किस तरह से सोचते थे, वो किस तरह से चीजों को देखते थे, क्या चाहते थे कि कैसा देश बने। वो जैसा चाहेंगे लीडर्स वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा, ठीक है। तो द व्यू पॉइंट ऑफ द लीडर्स इज रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरीका ये हो सकता है, और हमने पिछले वीडियो में देखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या चाहते थे, महात्मा गांधी क्या चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे, और उनकी सोच कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होती है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो दूसरी चीज क्या है, दूसरा तरीका कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, अगर वो समझना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है वो समझना है आपको, तो दूसरा तरीका ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है वो फिलॉसफी होने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बोलेगा सर, हमने तो कभी सुना नहीं। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, क्लियर है। तो व्हाट इज द सेकंड वे टू नो व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड वे क्या है, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी। कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपनी फिलॉसफी के बारे में क्या बोलता है, ये दूसरा तरीका होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है ये आपको कहां पता चलेगा, तो ये प्रियम्बल में पता चलेगा, ठीक है। तो जो प्रियम्बल होता है, उस प्रियम्बल में ये क्या होता है, क्लियरली मेंशन्ड होता है, साफ सुथरे अक्षरों में लिखा रहता है कि व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। अब प्रियम्बल क्या है, सबसे पहला सवाल ये है आपके मन में। तो देखो, आपने आईडी कार्ड दिखा है ना, आप स्कूल जाते हैं, आपके गले में आईडी कार्ड होता है, तो आईडी कार्ड क्या है, वो आपको जाने बिना आपके बारे में सब कुछ जानने वाली चीज है। सब कुछ इन द सेंस कि जो जरूरी है स्कूल के लिए, आपकी क्लास, आपका रोल नंबर, ठीक है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, हो सकता है उसमें मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये भी लिखा हो। तो आपकी सारी चीजें, आपने कुछ नहीं बोला, आपको नहीं जाना, उस इंसान ने आपसे बात नहीं की, लेकिन आपकी सारी चीजें उसने बता दी है। कैसे बता दिए, आपके आईडी कार्ड से। तो वैसे ही कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ने से बेहतर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कह सकते हैं कि एसेंस है, इसे लोग समरी भी कह देते हैं, वो होता है प्रियम्बल। मैंने आपको बहुत फिलोसॉफिकल तरीके से समझाया, लेकिन सीधी सी चीज है कि स्कॉलर्स क्या कहते हैं, स्कॉलर्स प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेज ऑफ द प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रियम्बल मतलब क्या है, एक प्रीफेस होता है। जिस तरह से आप देखेंगे तो क्या होता है कि ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, आप साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रियम्बल देखेंगे, तो हर कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक प्रियम्बल होता है, स्टार्टिंग पेज होता है, जो ये बताता है कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस क्या है, सोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। इस चीज को कहां बताया जाता है, इस चीज को प्रियम्बल के थ्रू बताया जाता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन begins with a short statement
ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बेसिक वैल्यूज के साथ में एक शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ में स्टार्ट होता है, और शॉर्ट स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? प्रियम्बल कहा जाता है। ठीक है, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड हैव chosen to begin their constitution with a preamble। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है अमेरिका। तो अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किससे स्टार्ट किया? एक प्रियम्बल से स्टार्ट किया है। मतलब ये आपकी बुक के स्क्रीनशॉट है, यहाँ आंखें मत गड़ाना, दिख नहीं रहा सर। ठीक है, तो जैसे क्या है? वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म मोर परफेक्ट नेशन, एस्टैब्लिश जस्टिस, इंश्योर डोमेस्टिक क्या लिखा है? ट्रैंक्विलिटी, प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस, प्रमोट द जनरल वेलफेयर एंड सिक्योर द ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी टू आवरसेल्फ एंड प्रॉस्पेरिटी टू ऑब्टेन, फिर कुछ कैलीग्राफी में लिखा है बहुत ही खतरनाक सा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये प्रियम्बल बता रहा है कि हाँ, मोर परफेक्ट नेशन बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? साथ में आ रहे, प्रोवाइड फॉर कॉमन डिफेंस। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है? सारे स्टेट जो थे वो स्टेट साथ में आ गए और अमेरिका बना लिया उन्होंने। ठीक है, इसीलिए वहां पे डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता है। तो प्रियम्बल जो रहता है वो कॉन्स्टिट्यूशन की फितरत को बता देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिकॉग्नाइजिंग द जस्टिस ऑफ इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट, तो जो उनका पास्ट था उस चीज को रिकॉग्नाइज करते उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत ये थी ना कि उनके सामने चैलेंज था कि पूरा पास्ट भुला के उन्हें क्या करना है? एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर के बारे में सोचना है। ठीक है, तो उसी तरह से वो प्रियम्बल दर्शाता है कि अंदर क्या होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो वैसे ही हमें अगर समझना है कि व्हाट इज द गाइडिंग वैल्यू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, तो दो तरीके हैं। एक, लीडर्स क्या सोचते थे वो हम देख चुके हैं। दूसरा तरीका है कि हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो हम यहां से समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है देखो, तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोम ऑन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, रीड्स लाइक अ पोम ऑन अ डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी डू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस की जा रही है उसको आप प्रियम्बल के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। ठीक है, तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जिस फिलॉसफी पर बना है वो पूरी की पूरी फिलॉसफी आपको कहां देखने को मिल जाएगी? प्रियम्बल में देखने को मिल जाएगी। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवैल्यूएट any law and action of government to find out whether it is good or bad। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, कोई भी गवर्नमेंट क्या कर रही है? काम कर रही है, तो वो गवर्नमेंट सही कर रही है, गलत कर रही है। ठीक है, उस चीज को आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो? पता है, आप देख सकते हो कि क्या वो एसेंस आपको प्रियम्बल में मिलती है। जैसे प्रियम्बल में लिखा है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? सोशल, मतलब मान लो क्या है कि अनटचेबल्स जो है या फिर कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ में भेदभाव कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये एक्शन गलत है, सही है या गलत है, गुड और बैड जो है उसको आप कैसे जज कर सकते हो? ठीक है, तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े आप प्रियम्बल से ही समझ सकते हो कि जब आपका प्रियम्बल जस्टिस की बात कर रहा है तो आप कैसे अन्याय कर सकते हो। जब संविधान का प्रियम्बल जो है वो खुद कह रहा है कि न्याय हो, तो आप अन्याय कैसे कर सकते हो? आया समझ में? तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक तरह से आप कह सकते हो शॉर्ट समरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करिए, जिससे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं गवर्नमेंट एक्शंस को, जिसपे आप पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को समझ सकते हो। इट इज लाइक अ पोम ऑन अ डेमोक्रेसी। समझ में आई? इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो होता है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल होता है। ठीक है, प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। ध्यान रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, इसे समझो। ठीक, आगे बढ़े तो अब अगर हम एक एक करके सारी चीजों को समझें। अब देखो क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करते हैं, मैं एक चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग, वो पूरा का पूरा प्रियम्बल याद कर लेते। क्यों? क्वेश्चन कैसे भी बन जाते हैं, ऐसे भूल जाते हैं कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, 5 शब्द इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करो कि पहले कौन सा शब्द आता है। बताओ, सवाल तो कहीं से भी बन सकता है। कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करना बहुत डायनामिक चीज होती है, पता है, मजा भी बहुत आता है, और उसी के साथ साथ क्या चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देखना सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। प्रियम्बल पे पूछ लिया कि सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये शब्द हमारे प्रियम्बल में है, ये किस सीक्वेंस में अरेंज करो बताओ जरा। ठीक है, तो प्रियम्बल कैसे स्टार्ट होता है देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू। अब यहां पे क्या है, पहला शब्द जो आया वो आया वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया की अपनी अलग क्या है, जलवे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया के क्या जलवे हैं? देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को देश की जो जनता है उन्होंने बनाया, उन्होंने कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ने ऊपर से उतर के आके नहीं दिया, किसी राजा ने नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन इस देश की जनता का खुद का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो वी दी पीपल ऑफ इंडिया क्या दर्शाता है कि ये हमारा है, हमारा है मतलब इन द सेंस कि लोगों का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। जो लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसको दर्शाती थी, वी दी पीपल ऑफ इंडिया को दर्शाती थी, एक ब्रॉड बेस को दर्शाती थी, ठीक है। तो वी दी पीपल ऑफ इंडिया समझ में आया। वी दी पीपल ऑफ इंडिया भी एक मैसेज लेके चलता है, ठीक है। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, मतलब हम खुद की इच्छा से ये प्रण ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम इंडिया को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो इंडिया को क्या बनाएंगे, एक एक शब्द, सॉवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरिन का मतलब क्या है, तो ये एसेंस समझा रहा है कि हमारा देश जो बनेगा वो कैसा बनेगा, एक सॉवरिन कंट्री बनेगा। सॉवरिन मतलब क्या है, जैसे आपको आपके घर में क्या सब्जी बनाना है, ये बाजू वाले से पूछ के आते हो क्या, नहीं, आप खुद निर्णय लेते हो। क्यों क्यों, बिकॉज यू आर अ सॉवरिन, ठीक है। आपके घर में आप एक सॉवरिन हो, आपके पास में पूरी अथॉरिटी, आपके पास में पूरी लिबर्टी उस चीज की कि अपने लिए आप खुद डिसीजन लो, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि बाजू वाली आंटी से पूछोगे हाँ बताइए क्या सब्जी बनाए। तो उसी तरह से आज इंडिया जो है, तो इंडिया अपने देश के लिए जो निर्णय लेना होगा कि कौन सी पॉलिसी रहेगी, किसको प्राइवेटाइज करना है, किसको नहीं रहने देना है, नेशनलाइज, ठीक है। तो वो सारी चीजों के निर्णय देश के अंदर ही लिए जाएंगे, ठीक। तो पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स ऑल्सो। देश के अंदर के साथ साथ एक्सटर्नल मैटर्स मतलब क्या है कि हम किस देश के साथ कैसे संबंध रखेंगे, ये हमारे एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर डिसीजन कौन लेगा, हम खुद लेंगे ना। तो सॉवरिन मतलब क्या है कि वी आर फ्री टू टेक आवर इंटरनल as well as external decisions. No external power can dictate the government of India. पहले क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट डिक्टेट करती थी कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ठीक है, ये लॉज आएंगे तुम्हारे लिए, ये नहीं आएंगे। लेकिन अब क्या है, आजाद पंक्षी है, ठीक है, पंक्षी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। तो उस तरह से क्या है कि when you are sovereign, you are free to take internal and external decisions. No external power can impose anything on you. तो we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, ठीक है। sovereign के बाद क्या है, सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट जो प्रियम्बल में लिखा है तो क्या दर्शाना चाहता है, सोशलिस्ट मतलब कि देखो, सोशलिस्ट मतलब वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। अच्छा एक चीज बताऊं, ओरिजिनली सोशलिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ करता था। जब संविधान बना था ना 1949 की अगर बात करें हम, जिस साल में अडॉप्ट कर लिया गया था हमारे द्वारा, तो उस साल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट नहीं था, सेक्युलर भी नहीं था, सोशलिस्ट सेक्युलर दोनों नहीं थे, ठीक है। ये सोशलिस्ट सेक्युलर ऐड किए गए बाद में, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में ऐड किए गए, वो अलग चीजें पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में। बाकी अभी तो है ना, तो अभी समझो क्या है सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। देखो, तो सोशलिस्ट का मतलब होता है wealth is generated socially and should be shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. सोशलिस्ट मतलब कि हमारा देश जो है, तो हमारे देश में जो भी वेल्थ है, जो भी पैसा है, वो कैसे जनरेट होती है, वो वेल्थ जो है वो जनरेट होती है सोसाइटी के द्वारा। हाँ, एक इंसान खुद अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, लेकिन वो समाज में रह के पैसा कमा रहा है, तो सभी तरह का पैसा समाज में बांटा जाना चाहिए। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड। गवर्नमेंट सारी चीजों को संभाले, इंडस्ट्रीज को संभाले और कोशिश करे कि जो सामाजिक आर्थिक कह सकते हैं इनइक्वालिटी है, असमानता है, उन्हें खत्म किया जाए। तो ये दर्शाता है कि क्या गवर्नमेंट का थोड़ा सा टिल्टेशन सोशलिस्ट मॉडल की तरफ था, और वही चीज आपको हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलती है। दो इट इज द फैक्ट दैट इट वाज एडेड लेटर ऑन, बट दिस इज दी रियलिटी, ठीक है। तो सोशलिस्ट जो है वो वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रियम्बल में है, तो वो सोशलिज्म की तरफ टिल्टेशन दर्शाता है थोड़ा सा। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब क्या है कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या है कि हम किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे, किसी एक धर्म को सप्रेस नहीं करेंगे, सारे धर्म एक समान होंगे। तो सिटीजंस हैव complete freedom to follow any religion but there is no official religion in our country. सेक्युलर का मतलब क्या है कि सिटीजंस को पूरी पूरी आजादी है, ठीक है। सिटीजंस हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सरकार का कोई धर्म नहीं है, लेकिन सरकार सभी धर्म को मानती है। मानती मतलब सभी धर्म को एक ही समान नजर से देखती है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स and practices with equal respect. तो we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular. सोशलिस्ट समझ में आया, sovereign समझ में आया, सेकुलर समझ में आया, मतलब सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ये हमारा प्रियम्बल बोलता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक मतलब जैसे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि इक्वल पार्टिसिपेशन, जितने भी सिटीजंस है सबका क्या होगा, हक होगा कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, सब कुछ क्या होगा, डेमोक्रेटिकली होगा, ठीक है। डेमोक्रेसी का जो एसेंस है, डेमोक्रेसी का एसेंस किस चीज पर, इक्वालिटी पे, अपॉर्चुनिटी पे, इन सारी चीजों पे। तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल
पॉलिटिकल राइट्स इक्वल है आपके पास में, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। तो जो आम जनता है वो क्या करेगी, अपने नेताओं को चुनेगी, वो उन्हें अकाउंटेबल होल्ड करेगी, आम जनता पार्टिसिपेट करेगी, उनके पास राइट्स रहेंगे। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। तो गवर्नमेंट जो होगी वो कुछ बेसिक रूल्स के हिसाब से, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मतलब क्या है कि आप जो आपकी इच्छा हो रही वो नहीं कर सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। सरकारें जवाब देगी किसको, जनता को। तो डेमोक्रेटिक है हमारी कंट्री, जहां सरकार जवाब नहीं दे तो आप आवाज उठा सकते हो, उठाना चाहिए, ठीक है। सरकार देखो, सवाल पूछना आपको देशद्रोही नहीं बनाता है, सवाल पूछो, खूब पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, ठीक है। चलो फिर क्या है, रिपब्लिक की बात करें अगर तो क्या है, तो वी हैव सोलमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोशलिस्ट, ठीक है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि आपकी जो कंट्री वो डेमोक्रेटिक है, ये पता है हमें कि हाँ पॉलिटिकल राइट्स होंगे, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स होने के साथ साथ में पॉलिटिकल सेटअप कैसा होगा, पार्लियामेंट्री मतलब पॉलिटिकल सेटअप कैसा होगा इन द सेंस कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं हमारे, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कैसे चुने जाएंगे, अब जैसे आप देखेंगे हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन में कैसे चुने जाते हैं, मोनार्क है, तो वहां पे क्या है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेडेड बाय मोनार्की है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ रिपब्लिक है, रिपब्लिक है। फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक, आपने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ध्यान आया। तो रिपब्लिक में मतलब क्या था कि अब भैया लुईस 16 को हटा के हम क्या करेंगे कि जो इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के द्वारा लीडर को चुना जाएगा, हेड ऑफ द स्टेट इज गोइंग टू बी द इलेक्टेड पर्सन, ये वही चीज को दर्शाता है। तो द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन, ठीक है। वंशवाद नहीं चलेगा, हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होगा कोई, ठीक है, कोई मतलब कह सकते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो रिपब्लिक होगा कंट्री का, ये प्रियम्बल दर्शाता है, ठीक है। अब देखो क्या है इसके बाद में, अगर आप देखेंगे आगे, ये हो गया एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो जो जनता है उसको क्या सिक्योर करवाना होगा, जनता को सिक्योर करवाना होगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी। अब जस्टिस क्या है, तो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंस में। जस्टिस का मतलब क्या है, तो जस्टिस का मतलब ये है न्याय। न्याय कैसे दोगे, तो सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट। अभी आप सोचोगे सर ये जस्टिस और इक्वालिटी तो सेम है लेकिन अलग अलग चीजें हैं, कैसे भी समझ में आएगी। तो सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, social inequality have to be reduced, government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged groups, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या काम होगा, गवर्नमेंट का ये काम होगा कि गवर्नमेंट किसी के बीच में भी भेदभाव ना करे, गवर्नमेंट सभी को एक समान नजरों से देखे, गवर्नमेंट सभी को क्या दे, न्याय दे, ठीक है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, ठीक है। देखो जस्टिस में क्या कहा गया है कि स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए। इक्वालिटी भी है हमारे प्रीएम्बल में। आप बोलोगे सर इक्वालिटी है फिर रिजर्वेशन दे रहे हो तो इक्वालिटी का वॉयलेशन नहीं हो गया, लेकिन यहाँ वॉयलेशन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जस्टिस में और इक्वालिटी में यही डिफरेंस है। इक्वालिटी में आप सबको समान नजरों से देखोगे, जस्टिस में आप क्या देखोगे कि जो नीचे रहेगा इसको ऊपर लाना है थोड़ा, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे देंगे तो वो इनइक्वालिटी नहीं होगी, वो जस्टिस होगा। समझ में आई मेरी बात, बहुत गहरी बात बताई मैंने आपको। इक्वालिटी आप सबको समान नजर से देख रहे हो, हाँ एवरीवन इज इक्वल, लेकिन जस्टिस की जब बात करेंगे तो जो अनइक्वल है ना, तो अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, उन्हें थोड़ा अनइक्वल ट्रीटमेंट मिले, थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिले, तो तब जस्टिस हुआ, तब न्याय हुआ, ठीक है, तब न्याय हुआ। यहां पे न्याय उस चीज को दर्शाया गया है, ठीक। तो सिटीजंस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी रिड्यूस्ड, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। क्लियर हुआ। अब देखेंगे आप, तो जस्टिस है हमारे इसमें प्रियम्बल में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्फीयर में जस्टिस दिया जाए। लिबर्टी भी है हमारे प्रियम्बल में। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी किस चीज की, आजादी किस चीज की, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, ठीक है, मतलब सोच की, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो इन चीजों में आजादी मिले आपको। तो देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action। तो लिबर्टी का मतलब कुल मिला के आजादी है, तो वही आजादी को यहाँ पे दर्शाया गया है कि आजादी विचारों की हो, ठीक है, एक्सप्रेशन की हो, विचारों की हो, थॉट की हो, बिलीफ की हो, फेथ की हो, वर्शिप की हो, कि आप जिस तरह से अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों को बताना चाह रहे हैं अपने धर्म के बारे में, आप बता सकते हो पीसफुली, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ना हो लिबर्टी पे, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसीलिए आप क्या देखते हो, राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको राइट्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कॉन्सोनेंस में है कि नहीं, ये बताओ प्रियम्बल के साथ, है ना,
और क्या है, अब देखो इक्वालिटी, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समानता, तो समानता यहां पे किस चीज की है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो सभी तरह से सबका स्टेटस एक जैसा हो, सबको अपॉर्चुनिटीज एक जैसी हो। जस्टिस देने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी को अपॉर्चुनिटी कम ज्यादा दे सकते हो जस्टिस देने के लिए, वो भी प्रियम्बल में है, लेकिन इक्वालिटी भी क्या है, एक बेसिक एसेंस है, तो ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वालिटी में यहां पे बात की गई है, जस्टिस में आपको स्पेसिफिकली न्याय दिलाने की बात की जा रही है, इक्वालिटी में आपको उस कानून के सामने आप सब एक समान हो, ठीक है, तो ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, दी ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड, जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज आ रही ना कि कोई राजा है, कोई कह सकते हैं प्रजा है, तो राजा प्रजा सब खत्म, सभी क्या है, सिटीजंस है, ठीक, दी गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, तो दिस इज द एसेंस ऑफ इक्वालिटी, प्रियम्बल में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। फिर अगर देखें तो फैटर्निटी, अब आगे क्या कहता है प्रियम्बल, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फैटर्निटी, फैटर्निटी का सिंपल सा एक शब्द में समझाया जाए तो भाईचारा, ठीक है, और ये सारा सब कुछ जो किया जा रहा है ना कि सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, ये सारी चीजों का सार क्या है, इन सारी चीजों को क्यों डाला गया प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि सभी के बीच में, टू प्रमोट अमंग देम ऑल फैटर्निटी, मतलब सभी के बीच में भाईचारा आ सके, all of us should behave as if we are member of same family, no one should treat a fellow citizen as inferior, हम सभी लोग एक दूसरे को कैसे माने, कैसे समझें, हम सभी लोग एक दूसरे को भाई की तरह देखें, भाई की तरह माने, भाईचारे से रहें, वो फैटर्निटी को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है, तो ये आपको कीवर्ड्स समझ में आए, सारे कीवर्ड्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी। अब एक बार पूरा प्रियम्बल हम अच्छे से पढ़ते, देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign समझ में आया, धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोसाइटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर मतलब यहाँ पे क्या है, नहीं ओ सॉरी, सॉवरिन का मतलब क्या होता है कि यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजंस, ठीक है, सॉवरिन का मतलब यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजंस, सोशलिस्ट मतलब वो वेल्थ वाला, और सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष कि सभी धर्म को समान रूप से देखा जाए, डेमोक्रेटिक मतलब सब कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से होगा, सिटीजन जो होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इन इलेक्टिंग देयर गवर्नमेंट, ठीक है, एंड रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड पर्सन होगा, ठीक है, ऐसा इंडिया बनाएंगे हम, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस को क्या देना है, जस्टिस देना है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेंस में कि समानताएं रहें, जरूरत पड़े तो जो डिसएडवांटेज है उसके लिए क्या करें, स्पेशली आपको क्या करना पड़ेगा, जस्टिस दिलाना पड़ेगा, न्याय इंश्योर करना पड़ेगा, लिबर्टी रहे, आजादी है, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ना हो, थॉट पे, एक्सप्रेशन पे, बिलीफ पे, फेथ पे, वर्शिप पे, इक्वालिटी हो, किस चीज की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी हो, समानताएं हो, ठीक है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फैटर्निटी, सब भाईचारे से रहे, assuring the dignity of individual एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि देश की प्राथमिकता क्या रहेगी, देश के नागरिकों की प्राथमिकता ये रहे कि देश हमारा अखंड रहे, ठीक है, उसकी यूनिटी, उसकी इंटीग्रिटी पे किसी प्रकार की आंच ना आए, तो ये हमारा प्रियम्बल पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सार है, ठीक है, तो आप कैसे समझ सकते हो फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन की, एक तरीका ये भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहां बोल रहा है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठोगे क्या, नहीं पढ़ सकते हो, तो आप प्रियम्बल से क्या समझ सकते हो, एसेंस, सोल समझ सकते हो, ठीक है, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, दिस 26 डे ऑफ नवंबर, ठीक है, तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ, देखो एक एक शब्द एक कहानी बताता है क्या कि 26 नवंबर 1949 पे डू हियर बाय इनेक्ट, अडॉप्ट एंड टू गिव अवर सेल्फ, मतलब हमने इनेक्ट कर लिया, अडॉप्ट भी कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन लागू जनवरी से करेंगे, बाकी बन के तैयार हो गया, एंड टू गिव अवर सेल्फ, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसी ने हमें नहीं दिया है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया हमने बनाया, तो हम अपने आप को दे रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद लेंगे, मतलब इट इज लाइक विशिंग आवरसेल्फ हैप्पी बर्थडे टू मी, ठीक है, मतलब आप अपने आप को विश कर रहे हैं कि हाँ हम अपने आप को अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, दिस एंड टू गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वी आर गिविंग आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समझा जा सकता है, उसकी फिलॉसफी को समझा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रियम्बल। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया, समझ में आया। एक और लास्ट टॉपिक बचा है आपका, कौन सा है, वो है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बारे में। तो ये जो फिलॉसफी है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की, इतनी सोच जो है, इतने विचार जो हैं, इन सब का क्या काम है,
ताकि हम इसे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दे सकें, ठीक है, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी, पार्लियामेंट है, वो इन आइडियाज के हिसाब से काम कर सके। नेक्स्ट वीडियो में इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक समझ में आई। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियोस के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ये सभी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इन सभी चीजों को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। magnetbrains.com सर्च करना है गूगल पर, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करते से आपके सामने सारे क्लासेस आ जाएंगे। आप जिस भी क्लास में अपनी क्लास सेलेक्ट करो, क्लास सेलेक्ट करते से आपके सामने क्या जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, आपके सामने चैप्टर आ जाएगा, टॉपिक आ जाएगा, सब टॉपिक आ जाएगा। आराम से घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करो। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बता दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।